So my dear friends, let us now, in this particular lecture number 9, we are going to first solve the questions. So let us now solve the questions. Question number जो water requirement for crops की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 20 questions तो हमने कर दिए थे, ठीक है? तो जो questions अभी हम सबसे पहले भी यहाँ पे करेंगे, वो questions कुछ इस तरीके से हैं. Question number 12 है, then 13 है, then 14 है, then 16, then this 25, 26, 27, ठीक, 25, 26, 27. So these questions are to be done now. Let us do this question number 12 first of all. It's very simple. The gross commanded area of an irrigation canal is 10 into 10 to the power 3 hectare, out of which 8 into 10 to the power 3 hectare, मतलब 8000 hectare is a CCA. The intensity of irrigation for Rabi season is 70% and Kharif season is 21%. So the crop ratio they are asking. I told you crop ratio होता है area of CCA under Kharif season divided by area of CCA under Rabi season. तो Kharif season में है 21% of the CCA. तो 21% of CCA divided by 70% of CCA, that's it. ठीक है ना, 7 3s are 21, 7 10s are 70. तो 3 by 10 यानी कि 0.3. So that's our answer. तो 12th का आंसर हो गया D, दिल्ली. ठीक, 12th का आंसर D. इसके बाद हम आते हैं 13th पे. 13th वही है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग. बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है. 13th क्या है? 100 हेक्टेयर रिजर्वायर रिसीव्स, एक 100 हेक्टेयर की एरिया का रिजर्वायर है, तो मैं ऐसा बना देता हूँ. तो एरिया है इसका 100 हेक्टेयर. इट रिसीव्स 2500 mm ऑफ रेनफॉल. तो 2500 mm मतलब P इफेक्टिव मैं मीटर में लेता हूँ, दैट वुड बी कन्वीनियंट. 2.5 मीटर ऑफ रेनफॉल इन अ पीरियड ऑफ 2 years. इन 2 years, 2 सालों में, ठीक है. एंड ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, इसी पीरियड में मीन इनफ्लो, एवरेज जो इनफ्लो रहा है कहीं से बरसात वरसात का, रन ऑफ, इनफ्लो और अदर जगहों से, तो ये आया है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. और जो मीन आउटफ्लो रहा है वो आउटफ्लो रहा है 0.8 मीटर पर सेकेंड का. एंड द इंक्रीज इन द स्टोरेज मतलब बढ़ा है स्टोरेज, डेल्टा एस इज पॉजिटिव मतलब स्टोरेज बढ़ा है. फाइनल स्टोरेज माइनस इनिशियल स्टोरेज इज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड द इंक्रीज इन द स्टोरेज इज 500 हेक्टेयर मीटर. इतना स्टोरेज वॉल्यूम बढ़ा है इसमें. अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सीपेज लॉस, अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई भी सीपेज लॉस नहीं हो रहा है. बताओ इवेपोरेशन कितना हुआ. तो टोटल इवेपोरेशन इन 2 सालों में आपको बताना है इन मीटर. बस बता सकते हो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज. सिंपल है. कैसे? देखो सबको एक सिमिलर टाइप के यूनिट्स में कन्वर्ट करना तब बेहतर होगा, ठीक है. तो ये 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 86,400 सेकेंड्स इन अ डे मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज इन अ ईयर मल्टीप्लाइड बाय 2 years. सही बात है. इतना इनफ्लो हुआ, माइनस आउटफ्लो कितना हुआ, 0.8 इंटू दिस थिंग हो गया. तो मैं यहीं पे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो 0.2 लिख दूं क्या? 0.2 लिख दूं, चलेगा. 1 क्यूमेक के रेट से जा रहा है, 0.8 क्यूमेक के रेट से बाहर भी निकल रहा है. अंदर जा रहा है 1 से, बाहर आ रहा है 0.8 से. तो नेट अंदर की तरफ कितना गया? 0.2 नेट इनफ्लो. नेट इनफ्लो प्लस ये जो डेप्थ आई है 2.5 मीटर, कितनी एरिया में? 100 हेक्टेयर. 100 हेक्टेयर मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मीटर. सो ये वॉल्यूम यहाँ नेट इनफ्लो का वॉल्यूम और नेट हमारा ये इसका आया, किसका आया? ये बरसात का. माइनस कर देंगे इवेपोरेशन को भी, माइनस कर देंगे इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन हमें जानना है, निकाल लेंगे बाद में इसका वॉल्यूम. तो ये हो गया, इवेपोरेशन को मैं ई लिख दे रहा हूँ, माइनस ई इज इक्वल टू आवर चेंज इन स्टोरेज दैट इज 500 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब. हेक्टेयर मीटर था ना, चेंज कर दिया उसको.
बस यहाँ से ई निकाल लो। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपली इनफ्लो प्लस रेनफॉल इज माइनस इनफ्लो प्लस रेनफॉल माइनस आउटफ्लो ये प्लस अपना इवेपोरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। और इनफ्लो और आउटफ्लो को मैंने एक साथ ले लिया, 0.2 कर दिया, दैट्स इट। सॉल्व करो, यहाँ से इवेपोरेशन मीटर क्यूब में आएगा, तो जो इवेपोरेशन मीटर क्यूब में आ रहा है उसको डेप्थ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? कैसे कन्वर्ट करेंगे डेप्थ में? सिंपली हम डिवाइड कर देंगे एरिया से, जो कि है कितना, 100 हेक्टेयर। तो देख लो इवेपोरेशन कितना आ रहा है, ई वहाँ चला गया, तो इवेपोरेशन का वॉल्यूम आएगा 0.2 इंटू 86,400 इंटू 365 इंटू 2 प्लस 100,000 इंटू 2.5, राइट, एंड दिस इज माइनस 500,000, ऑल राइट। सो दिस इज द वॉल्यूम, कितना है 10114400 मीटर क्यूब। अगर इतना मीटर क्यूब है तो ऐसे में अब ये हेक्टेयर मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड कर दो 10⁴ मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर से, तो हेक्टेयर मीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁴ से डिवाइड, हो जाएगा 1011.44 हेक्टेयर मीटर, इतना हो गया। अब अगर इतना हेक्टेयर मीटर है, कितना है, वॉल्यूम है ना, तो हमें डेप्थ चाहिए, तो इवेपोरेशन इन टर्म्स ऑफ डेप्थ कितना हो जाएगा, इवेपोरेशन इन टर्म्स ऑफ डेप्थ हो जाएगा 1011.44 हेक्टेयर मीटर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इज व्हाट 100 हेक्टेयर, तो डिवाइड बाय 100 हो गया, तो ये हो गया 10.11 मीटर, दैट्स इट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया सही, 10.11 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 13 का आंसर है बी, 13 का आंसर बी, ऑल राइट, सिंपल राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 है एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था ए बी में कंफ्यूजन, राइट। चलो देखते हैं। द ड्यूटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द पॉइंट ऑफ इट्स मेजरमेंट मूव्स अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, सही बात है, बिल्कुल सही। दूसरा, ड्यूटी डिपेंड्स अपॉन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी सही बात है। अब आपको ये देखना है कि वैसे तो ड्यूटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी पढ़ा हमने, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी सिर्फ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिस पे ड्यूटी डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं, डज इट मेक सेंस इफ वी ऐड सम बिकॉज और समथिंग लाइक दैट। The duty of water decreases as the point of its measurement moves away from the field of application because duty depends on soil characteristics. It does make sense. Yes, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि duty depends on soil characteristics only. बात समझो बड़े ध्यान से, यहीं पे गलती भी करते हो ए और बी में, बहुत जगह गलती हो जाती है, तो अभी समझ लीजिए। अगर ऐसा बोलता कि ड्यूटी डिपेंड्स अपॉन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, तब तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता, आंसर ही हमारा सी होता। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट्स सही है। अच्छा, क्या सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होने की वजह से ड्यूटी की वैल्यू या डिस्चार्ज में वैल्यू चेंज हो सकता है? हो सकता है। तो क्या रीजन असर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? कैन द रीजन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट असर्शन विच इज गिवन? यस, देयर कैन बी मोर रीजंस दो ऑल्सो, माइंड यू, इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कह रहा है कि यही रीज़न है, इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं। इसी वजह से इस केस में आंसर ए है, बिकॉज ड्यूटी डिपेंड्स ऑन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स ट्रू, ड्यूटी डिपेंड्स अपॉन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप बी कहेंगे आंसर, कुछ लोग बी कहेंगे, यहाँ पे मैं हर चीज़ यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आप इसका आंसर ए नहीं कह करके बी कहेंगे तो इसका मतलब क्या है पता है? आप ये हर पॉसिबिलिटी को इग्नोर मार दे रहे हैं जहां पे ड्यूटी माइट डिपेंड अपॉन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके हिसाब से ये कभी रीज़न हो ही नहीं सकता। अगर आप बी मार्क करेंगे तो आपके हिसाब से आंसर कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डेफिनेटली डिपेंड तो करता ही है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज चेंज होता ही है, जिसकी वजह से ड्यूटी की वैल्यू चेंज होती ही है। यस, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट रिगार्डिंग दैट। तो यस, दिस statement, the reason is definitely explaining our assertion that because of the reason
that assertion can happen. Because duty depends upon soil characteristics, ऐसा पढ़ो, because duty depends upon soil characteristics, the duty of water decreases as the point of its measurement moves away from the field of application. Yes or no? Yes. So इसीलिए अगर मान लीजिए आपको पढ़ के सेंसिबल लगता है तो आंसर ए ही होगा, ए होगा, बी नहीं होगा. अगर आप बी कहेंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 बार 10 बार 15 बार, बार बार कर दूंगा रिपीट, कि अगर मान लीजिए आप आंसर बी करते हैं तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि रीजन कैन नॉट एक्सप्लेन द असर्शन. बट हाउ कम? रीजन इज डेफिनेटली एक्सप्लेनिंग द असर्शन. अगर आपने आंसर बी किया इसका मतलब यू हैव discarded all the possibilities where the reason might explain the assertion. Got the point? Yes? Okay. So 14 का आंसर है A. आते हैं 16th पे. 16 तो भारी सिंपल क्वेश्चन है. Pan evaporation data recorded at a certain location over a period of 1 week are 4, 4.3, 4.6, 4.9, 5.12, 5.18 and 6.21 mm. ठीक है, एक हफ्ते का है. If irrigation scheduling based upon ratio of irrigation water to cumulative pan ratio, समझ रहे हो, EP और वो evapotranspiration is practiced, then the depth of irrigation at an interval of week for a ratio of 0.9 is वही crop ratio जिसको crop consumptive use coefficient भी कहते हैं, K. तो हमें पता है ना कि evapotranspiration is equal to K into पैन इवेपोरेशन. और अगर 7 दिन का बोल रहा है तो हम पहले दिन का करेंगे EP1, K की वैल्यू तो सेम है, फिर ये ET2 करेंगे K इंटू EP2. ऐसा करते करते इससे अच्छा ये 7 बार करें. हमें पता है कि जो टोटल होगा 7 डेज का, 1 से लेकर के 7 का इवेपोट्रांसपिरेशन विल बी K इंटू समेशन ऑफ पैन इवेपोरेशन फ्रॉम 1 to 7 डेज. सिंपल सी बात है, 7 दिनों का करना है. ऐड कर दीजिए सबको, सभी पैन इवेपोरेशंस को ऐड करिए, मल्टीप्लाइड बाय 0.9 जो रेशो देकर रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. 30.88 आना चाहिए. देखते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐड. क्या क्या दिया है? 4, एक बार जस्ट चेक कर लूँगा मैं. 4 + 4.3 प्लस 4.6 प्लस 4.9 प्लस 5.12 प्लस 5.18 plus 6.21 and this is divided by 7. Why have to divide by 7? Just keep it like that and multiplied by 0.9. ठीक है, वो एक दिन का होता. 7 दिन के बाद कर रहा है तो 30.88. ठीक है, 30.88 आ रहा है. 30.88 mm ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25. Question number 25. For the following data given below, calculate the discharge required for the design of a canal. Consider time factor as 13/20 and capacity factor as 0.8. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चूंकि टाइम फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर के बारे में जानने लग गए हैं, समझ गए हैं कि इनका यूज़ क्या है, अब हम यहाँ पे एक पहले डिस्चार्ज तो निकाल ही लेंगे जो कैनाल में होना चाहिए. फिर डिज़ाइन डिस्चार्ज निकालने के लिए उस डिस्चार्ज को हम कैपेसिटी और टाइम फैक्टर से डिवाइड कर देंगे डिवाइड, राइट. तो चलो करें. क्रॉप है शुगर केन, क्रॉप, ठीक है, शुगर केन और वीट, उसके बाद बाजरा, उसके बाद वेजिटेबल्स. ठीक, ऑल राइट. बेस पीरियड है, एरिया है, ड्यूटी है. तो आप क्या करेंगे? बेस पीरियड की ज़रूरत लग रही है क्या? लगती तो नहीं है. आप क्या करेंगे? सिंपली सभी के लिए एरिया बाय ड्यूटी कर लीजिए, आपको मिल जाएगा डिस्चार्ज. दैट्स इट. एरिया बाय ड्यूटी कर लो, हर क्रॉप के लिए डिस्चार्ज मिल जाएगा. जैसे कि डिस्चार्ज फॉर शुगर केन, एरिया बाय ड्यूटी करिए तो 850 डिवाइडेड बाय 580 दैट इज़ 1.466. तो 1.466 ये क्यूमेक में आ रहा है. हेक्टेयर बाय हेक्टेयर पर क्यूमेक, गिविंग यू इन क्यूमेक. सिमिलरली 600 बाय 1600 कितना? 0.375 वीट के लिए. उसके बाद 500 बाय 2000 0.25 हो जाएगा. और ये 360 बाय 600 0.6 क्या? सही बात है, 0.6.
0.6। अब शुगर केन तो भैया पेरिनियल क्रॉप है कि नहीं, तो पेरिनियल के साथ वीट है, रबी, तो रबी जुड़ सकता है, ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा शुगर केन सबके साथ, पेरिनियल सब में लिया जाएगा, ये खरीफ में भी आएगा, रबी में भी आएगा और जैद में भी आएगा। बाजरा है हमारा खरीफ क्रॉप, ये इधर आ गया, और शुगर केन वेजीज यानी कि जैद क्रॉप है उसके साथ। जैद कैसे पता चला, ब्रैकेट में इंडिकेटर है हॉट समर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, हॉट समर, समझ रहे हो, तो ये एक जैद क्रॉप है। तो ऐसे में विच वन विल गिव यू मैक्सिमम, 1.466 तो सब में रहेगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस मैक्सिमम 1.466 प्लस 0.6 2.066 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बट दिस इज एन एवरेज डिस्चार्ज माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज डिस्चार्ज। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, अब तक के क्योंकि सवालों में कैपेसिटी, हमने वो सवाल किए जिनमें कैपेसिटी और टाइम फैक्टर नहीं दिया था, तो हम एवरेज डिस्चार्ज पे अपना कैलकुलेशन को ख़त्म किए। अगर कैपेसिटी फैक्टर टाइम फैक्टर दिया है तो डिज़ाइन डिस्चार्ज कैनाल में निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.066 डिवाइडेड बाय 13/20 जो कि कैपेसिटी फैक्टर है और टाइम फैक्टर 0.8 है, तो ये हो गया 2.066 डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 13 and this multiplied by 20. So this is giving us 3.973 meter cube per second. So that is our answer. तो 25 का आंसर हो गया 3.973 meter cube per second. That will be our design discharge for the canal. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ना आपको रिजर्वायर कैपेसिटी भी निकालनी है और थोड़ा सा डेटा अलग तरीके का दिया है उसमें, है ना, तो ठीक है कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरीके का है, राइट। The base period, intensity of irrigation and duty of water for various crops under the canal system are given. ठीक है, under the canal system are given to us. Determine the reservoir capacity if the culturable command area is 40,000 hectares, canal losses are 25%, reservoir losses are 15%. Also calculate the canal capacity. दोनों चीज़ें निकालनी है, रिजर्वायर की कैपेसिटी और कैनाल की कैपेसिटी। एक बात बताइए, कैनाल की कैपेसिटी तो वैसे ही होगा जैसे भी हम पिछले सवाल में किए हैं, रिजर्वायर की कैपेसिटी उसमें क्या करेंगे, उसमें मैक्सिमम ले लोगे सबका। देखिए रिजर्वायर का आपको पर्पस समझना ज़रूरी है, तभी आप रिजर्वायर की कैपेसिटी पे आएंगे। रिजर्वायर का पर्पस होता है टू मेक श्योर कि एक एनुअल साइकिल में, साल भर में जितने भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं तो वो उतना पानी एटलीस्ट स्टोर करके रखे, उतना पानी एटलीस्ट स्टोर करके रखे टू मेक श्योर दैट कि जब ज़रूरत पड़े जिस क्रॉप के लिए थ्रू आउट द ईयर रिजर्वायर से पानी निकालकर उस क्रॉप में दिया जा सके। तो रिजर्वायर का अगर कैपेसिटी निकालना है आपको, तो आपको एक्चुअली में हर क्रॉप में कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, और फिर आप उन सारे वॉल्यूम्स को ऐड करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, you have to add all those volumes irrespective of whether that crop is a kharif crop, a rabi crop, a zaid crop or a perennial one. Because the purpose of reservoir, I am repeating it that in English, the purpose of reservoir is to make sure that throughout the annual cycle, we have to cater for the need of all the crops. So that is the purpose of reservoir. To store, just as for example, if you know that in your house the water is going to come every day at morning 6 a.m. So you have kept a storage from one availability of water at 6 a.m. on the first day and to the availability of water which is going to come in your house the next day at 6 a.m. So meanwhile whatever you are going to consume it from the storage reservoir which you have in your home. Similarly, consider an annual cycle where the monsoon happens once a year.
When the monsoon happens once a year for 30 days, 20 days, whatever it may be, our reservoir should store that much amount of water which is going to be required by all the crops throughout the annual cycle. Because the next monsoon will come after a year, and till that time whatever the crops are being grown, whether it is Kharif, Rabi, you should not take maximum. There is no logic behind it. You have to take the summation of the volumes, and that will be your reservoir capacity. Just as you have a storage tank in your homes of 1000 liters, similarly this generally you have 1000 liters, right? Similarly the reservoir will be found out like this. Likewise, the canals will help you to transport water, just as the pipes in your house helps to transport water from your storage to your washrooms, sinks and everywhere. The canals are the conveyance facilities, just like the pipes are the conveyance facilities in your house. Reservoir is a storage facility, just as that storage tank, overhead tank in your houses. As simple as that. Try to relate. Okay. Now, the base period, intensity of irrigation and duty of water for various crops under the canal system are given. Determine the reservoir capacity. All right. So I'll just make the table now. मैं table बना दूँगा. Crop हो गया, wheat है, sugarcane है, cotton है, rice है और vegetables है. बेस पीरियड हमारा डेज में है, ठीक है. ड्यूटी ऑफ वाटर दी हुई है हेक्टेयर पर क्यूमेक में, और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया है परसेंटेज में. तो पूरा डेटा लिख दे रहा हूँ मैं. 120, 360, 180, 120, 120, 1800, 1700, 1400, 800 और 700. ठीक. 20, 20, 10, 15, 15, 20, 20, 10, 15, 15. ठीक है. ऑल राइट. सो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से एरिया तो निकाल ही लेते हैं. सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं. तो 20% ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया 40,000, तो ये हो गया 8000 हेक्टेयर. ये भी हो गया 8000 हेक्टेयर. 20%, 10% हो गया 4000 हेक्टेयर. 15% हो गया 6000 हेक्टेयर और 6000 हेक्टेयर. दैट्स इट. अब आप यहाँ से क्या निकालोगे? यहाँ से आप निकाल लोगे पहले तो डिस्चार्ज निकाल लो. डिस्चार्ज निकालने से फ़ायदा क्या होगा कि डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूंगा बेस पीरियड से, तो निकल जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, रिजर्वायर कैपेसिटी निकल जाएगी. तो डिस्चार्जेस भी तो चाहिए ही ना. डिस्चार्ज तो चाहिए. क्यों? क्योंकि कैनाल कैपेसिटी भी तो निकालनी है. कैनाल कैपेसिटी भी तो निकालनी है, तो वो तो डिस्चार्ज कैरी करता है. कैनाल इज़ नॉट फॉर स्टोरेज, कैनाल इज़ फॉर ट्रांसफरिंग वाटर. ठीक है. चलो तो डिस्चार्ज निकालें जी. डिस्चार्ज हो जाएगा एरिया बाय ड्यूटी, एरिया बाय ड्यूटी. तो 8000 बाय 1800. ठीक. ये हो गया हमारा 4.44 क्यूमेक. ये क्यूमेक में है. इसके बाद ये हो गया 8000 बाय 1700. ये हो गया 4.705. 4000 बाय 1400. 4000 बाय 1400. 2.857. 2.857. Then 6000 by 800. So that is 7.5. And this is 6000 by 700. 8.571. All right. So we have got the discharges. Now discharges into base period. Base period is of 120 days. Now this is in cubic. So we convert that accordingly, right? So 4.44 cubic into 86,400 seconds in a day multiplied by 120 days. This we are getting in meter cube. So I'll convert that into million meter cube. That would be a convenient unit. So divide by 10 to the power 6. Divide by 10. 46.034. 46.034 million meter cube. Then 4.705 into 86,400 seconds in a day into 360 days. Right? So divide by 10 to the power 6. This is 146.34. Right? 4. One more. Let it be. After that, 2.857 into 86,400 into 180. So this is 44.432. 44.432. After that, we have this 7.5 cubic discharge multiplied by 86,400 multiplied by 120 days. So this is 77.76 million meter cube. This is 8.571
and multiplied by 86,400, then multiplied by 120, giving us 88.864. Let's add them. So the total volume required by the crops without considering any loss required by the crops is 88.864 plus 77.76 plus 44.432 plus 146.344 plus 46.034, giving us 403.434 million meter cube. So this is what we have got, is the requirement by the crop without considering any kind of loss. But there are some losses, and that has to be catered. There are canal losses 25%, reservoir losses 15%. That means the volume of water to be stored, volume of water to be stored will be equal to 403.434 divided by how much is the total volume lost. Since the canal efficiency, or you can say canal efficiency is 75%, reservoir is 85%. What should we do now? Can we say 25% lost in canal, 15% lost in reservoir, 40% lost in total? So we can divide by 0.6. Is that so? Would that be correct? Because many people do that. That is absolutely wrong. You have to take it individually. 0.85 and then 0.75. This is how you have to take. Because 25% is the loss in canal, that is a separate entity. 15% is the loss in reservoir, that is a separate entity. You cannot add them together. Alright, I'll just explain you, but first let me tell you the value first of all. 434 divided by 0.85 divided by 0.75. It's coming out to be 632.84 million meter cube. 632.84 million meter cube, you can also say 633 million meter cube. क्यों हो रहा है ऐसा? हम 0.6 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? सोचिए, आप सोचिए यहाँ पर. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ इट, मान लीजिए 100 लीटर पानी यहाँ पे है और रिजर्वायर में उसका 15% लॉस हो गया, मतलब ऑन एन एवरेज बता रहे हैं कि 15% लॉस हो ही जाता है. तो इसका मतलब कैनाल में जो पानी जाएगा वो 100 लीटर का कितना जाएगा? 85% जाएगा. So into the canal from the reservoir, how much water will go? It will be 85 liter because 15% will be lost. And then from this 85 liter which is going into the canal, which is finally going into the canal, canal will lose 25% of 85 liters. So when the canal will lose 25% of 85 liters, the canal will be finally delivering 85 multiplied by 0.75, and therefore it will be 85 multiplied by 0.75 will be 63.75 liters. So these are the two different entities where the losses are happening differently. Reservoir is a different entity, canal is a different entity, and therefore we have to divide like this, not divide by 0.6. This is not 60% loss. The loss is 100 minus 63.75, that is 36.25% loss. The loss is actually 36.25%, not 60%. Got the point? Right. So whatever it is remaining and coming out of the reservoir after being lost through evaporation, through seepage, after being lost, then whatever it is coming in the canal, it is being further lost. It's like that. इसीलिए हमने इसको क्या किया, 0.85 और 0.75 से डिवाइड किया. Understood now, right? After that, we also have to find out what the canal capacity. Also calculate the canal capacity. So how would you calculate canal capacity? Canal capacity is just like the previous one. Simply see the combinations, because canal is designed to carry water at that moment. Your pipelines in your homes are not designed to carry 1000 liters at an instant. You require only that much amount of water, which is usually you are using in the morning times. Maybe they are designed for that because that is the peak time of discharge. So here also, this is the sugar cane that will be taken. Sugar cane is what type of crop? A perennial crop. Wheat is what type of crop? A rabi crop. Cotton is what type of crop? A kharif crop. Rice is what type of crop? A kharif crop.
and vegetable is what type of crop? A zaid crop, right? So these are right, these are the things, right? Vegetable, rice, cotton, right? So you can think of it that you have to definitely take 4.705, that will always be there. Now you have to think whether to add these, definitely they are seeming to be greater even than this 8.571. So our combination will be perennial plus kharif. You can have perennial plus vegetables, you can have perennial plus vegetables, perennial plus kharif, or maybe perennial plus rabi. You can have these, right? But which one you think is greater now? This is greater, right? Perennial, sugarcane plus cotton plus rice. So discharge required by the crop, discharge required by the crop, or we can directly say the design discharge of the canal. Design discharge of the canal will be adding these three, that is 4.705 plus 2.857 plus 7.5 cumac, and since there is a loss in the canal, therefore it should carry more. It should not be able to carry this, it should be able to carry more, such that after 25% of that is lost and 75% goes into the system, 75% of that value should give us this much. So we have to divide by 0.75, and this will be 4.705 plus 2.857 plus 7.5 divided by 0.75, giving us 20.08. Yes, 20.082 meter cube per second. Think of it logically. If the canal is designed to carry 20.082 and 25% of it is lost and 75% of it is remaining, अगर कैनाल को हमने इतने के लिए डिज़ाइन किया है तो 25% मान लो लॉस हो गया, 75% ही बचा है, तो इस वैल्यू का 75% हमें उतना दे देगा ना जितना हमको क्रॉप के लिए चाहिए, सही है कि नहीं? अब इसमें और भी लॉसेस अगर देता तो हम वो सब भी ऐड वैड कर देते, अभी फ़िलहाल नहीं दिया है, बोलता कि ये क्रॉप के लिए है, ये तो क्रॉप के लिए डिस्चार्ज है, फिर बोलता फील्ड में मेरे को इतना डिस्चार्ज चाहिए, कुछ एप्लीकेशन एफिशिएंसी अगर भी दे देता तो वो सब भी हम इंक्लूड कर लेते और बढ़ाते वैल्यू को और बढ़ाते, तो कैनाल में और कैरी करवाते ताकि फील्ड में हो जाए लॉस, कैनाल में हो जाए लॉस, सब जगह हो जाए लॉस, उसके बाद क्रॉप तक उतना पहुंच जाना चाहिए जितना क्रॉप को चाहिए। समझ में आई बात? नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 27वां क्वेश्चन। देखिए, इन अ कल्टिवेटेड एरिया द सॉइल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 45% एंड फील्ड कैपेसिटी ऑफ 38%। एक कल्टिवेटेड एरिया में सॉइल की पोरोसिटी है कितनी? 45% यानी कि 0.45, और फील्ड कैपेसिटी वाटर कंटेंट है 38% यानी कि 0.38। ठीक, फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप द रूट जोन डेप्थ इज़ 1 मीटर। ठीक है, किसी एक क्रॉप के लिए रूट जोन की जो डेप्थ है वो है 1 मीटर, 1 मीटर। द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 10%, PWP 0.1। ठीक है, मैं परसेंटेज को ना डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, और कंजम्पटिव यूज़ दिया है 15 mm पर डे, तो कंजम्पटिव यूज़ CU इज़ 15 mm पर डे। व्हाट शुड बी इरीगेशन एफिशिएंसी दी है, कौन सी एफिशिएंसी नहीं मालूम, बस कुछ है, इरीगेशन एफिशिएंसी है 60%, वी डोंट नो विच एफिशिएंसी इज़ देयर बट सम एफिशिएंसी इज़ देयर। इरीगेशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ वाटर, मतलब इरीगेशन कैसे डिफाइंड है? एप्लीकेशन ऑफ वाटर, तो ये जनरली दौरान एप्लीकेशन की बात कर रहा होगा, तो ये इरीगेशन एफिशिएंसी जब लिखा जाता है ना तो इरीगेशन की डेफिनेशन पे आपको जाना है। व्हेनेवर सिंपली इरीगेशन एफिशिएंसी इज गिवन, इट सिंपली इम्प्लाइज एप्लीकेशन एफिशिएंसी, it simply implies application efficiency. So this question is important to understand. Irrigation is artificial application of water over a period of land, and therefore whenever simply irrigation efficiency is given, you can treat it as application efficiency. Okay, so what should be the frequency of irrigation? क्या होनी चाहिए frequency of irrigation if the moisture content does not fall below 50% of maximum available moisture? Moisture content does not fall below 50% of maximum available moisture. Maximum available moisture कितना है? FC से PWP के बीच में है दोस्तों। FC जो है 0.38 और PWP जो है वो है हमारा 0.1। ये है हमारा मैक्सिमम अवेलेबल, इससे तो अवेलेबल होता नहीं, इसके नीचे पानी होता है लेकिन वो कैसा होता है? अनअवेलेबल। तो ये है हमारा अवेलेबल वाटर, अवेलेबल मॉइस्चर। इसका 50% ही रिडक्शन अलाउड है,
तो 38% माइनस 10% इज 28%। आधा रिडक्शन किए तो 14%, 14% रिड्यूस करोगे 38 में तो आएगा 24%। तो कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि OMC जो है वो है 0.24। ठीक बात है कि नहीं? जो कि 50% ऑफ दिस 28% इज 14%, राइट? 28% का आधा कितना 14, तो 38% माइनस 14% 24%, 24 पे आ गया। ठीक है, तो इरिगेशन ऐसे होगा, OMC पे आएगा फिर इरिगेट कर देंगे, फिर OMC पे आएगा फिर इरिगेट कर देंगे। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दैट इन वर्कबुक। Porosity and field capacity is given. How would you find out what is the depth required to raise the moisture content from OMC to field capacity? Depth of water required to be raised from OMC to field capacity is equal to gamma D by gamma W into depth of root zone into FC minus OMC. सब कुछ पता है, ये गामा डी बाय गामा डब्ल्यू नहीं मालूम, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू नहीं मालूम। पोरोसिटी दी हुई है, पोरोसिटी दी हुई है, कुछ तो करना पड़ेगा, पोरोसिटी को रिलेट करना पड़ेगा। तो हम आते हैं वहीं पे जहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेप्थ ऑफ वाटर एट मॉइस्चर कंटेंट जब हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि इसका एक स्पेशल केस हम करेंगे सवालों में। तो ये है वो सवाल, ठीक है। एक स्पेशल केस क्या कि हमारे पास ये है फेज डायग्राम, इसको ध्यान से देखिए, इसमें है डेप्थ ऑफ वाटर। हमने एक एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया जिसमें डेप्थ ऑफ वाटर को डी से रिलेट करना हमने सीखा, डेप्थ ऑफ वाटर को डी से रिलेट करना सीखा, और हमने ये जाना कि भाई ये ऐसा होता है, डेप्थ ऑफ वाटर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू डब्ल्यू मॉइस्चर कंटेंट। तो डेप्थ ऑफ वाटर एक मॉइस्चर कंटेंट में इतनी होती है। अब इसी डेरिवेशन को अब हम करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब सॉइल सैचुरेटेड हो जाए। सॉइल सैचुरेटेड होगा तो एयर गैप नहीं होगा, एयर गैप नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा डेप्थ ऑफ वाटर होगा। सो इफ soil is saturated, then let us do that derivation once again. Now the moisture content will be weight of water by weight of solids. weight of water को क्या लिखते थे हम, गामा इंटू वॉल्यूम, तो गामा ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, गामा ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। और वेट ऑफ द सॉलिड्स को क्या लिखते थे, गामा डी इंटू वॉल्यूम ऑफ द होल सॉइल लिखते थे, ठीक है। अब चूंकि सॉइल सैचुरेटेड है, अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखूं या फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिखूं, बात एक ही है, बिकॉज इफ द सॉइल इज सैचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड डिवाइडेड बाय गामा डी इंटू द होल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ये वही डेरिवेशन है जो हम पहले कर चुके हैं। तो अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो आप पीछे जाइए उस लेक्चर में जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स का लेक्चर था, पहला वाला, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था डेप्थ ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट। पहला था, दूसरा था, पहला था आई थिंक, है ना, देख लेना। ऑल राइट, तो यहाँ से देखिए ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय होल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय होल वॉल्यूम होता है पोरोसिटी। आ गया पोरोसिटी, तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया n बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू, n by w is equal to gamma d by gamma w. This is, my dear friends, is a special case. This is a special case and valid only and only when the soil is initially saturated. तो मैंने आपको बताया है कि फील्ड कैपेसिटी एक वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिस पे सॉइल सैचुरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फील्ड कैपेसिटी एक वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसमें सॉइल सैचुरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर हम ये मान लिए कि हमारी फील्ड कैपेसिटी 0.38 पे सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, अज्यूमिंग सॉइल टू बी सैचुरेटेड, या अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो समझना पड़ेगा कि अज्यूमिंग द सॉइल टू बी सैचुरेटेड एट फील्ड कैपेसिटी, एंड देयरफॉर दिस विल बिकम n बाय एफ सी। फील्ड कैपेसिटी क्या है, एक मॉइस्चर कंटेंट ही तो है, तो n बाय एफ सी इज इक्वल टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू, और पोरोसिटी है 0.45, फील्ड कैपेसिटी है 0.38, गामा डी बाय गामा डब्ल्यू हो गया 0.45 बाय 0.38, गिविंग अस 1.184। लेट अस पुट दैट हियर, इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, तो 1.184 इंटू डेप्थ ऑफ द रूट जोन 1 मीटर इंटू फील्ड कैपेसिटी है 0.38 माइनस 0.24, ऐसा है। तो ये हो जाएगा माइनस ये 0.14 हो जाएगा
और मल्टीप्लाइड बाय 1.184 हो जाएगा। तो ये आ रहा है दोस्तों 0.165 मीटर यानी कि 165 mm। ये है 165 mm। हमारा टास्क ये नहीं था, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारा टास्क है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालना, और गिवन एफिशिएंसी है 60%, गिवन एफिशिएंसी 60%। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? एप्लीकेशन एफिशिएंसी दी है 60%, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? सोचो क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई सर ऐसा करते हैं कि 165 mm को सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं 0.6 से, तो 165 बाय 0.6 आ जाएगा 275। अब बोलोगे सर 275 mm इरीगेट तो हम करेंगे। अब 275 mm इरीगेट करेंगे, 15 mm पर डे के रेट से कंज्यूम हो रहा है, 15 mm पर डे के रेट से कंज्यूम हो रहा है, डिवाइड बाय 15 कर दिए, तो आप बोलोगे सर 18.33 डेज में इरिगेशन होगा, 18.33 डेज में इरिगेशन होगा। ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो क्या कहेंगे अब? सही है भाई? बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है ये। इट्स वेरी 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 रॉन्ग कॉन्सेप्ट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू। हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपली, क्योंकि हम कंजम्पटिव यूज कर रहे हैं, हम CU की वैल्यू यूज कर रहे हैं, कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज वो वैल्यू है जो एक्चुअली में स्टोर हो गई। हमें एक्चुअली में भले ही एप्लीकेशन एफिशिएंसी कुछ भी हो, भले ही 10% ही क्यों ना हो, हमें मतलब है कि हमारे सॉइल में स्टोरेज कितना होना चाहिए। जो स्टोर होगा वही तो कंज्यूम होगा, जो स्टोर होगा वही तो कंज्यूम होगा। कंजम्पटिव यूज वो है जो स्टोरेज है। कंजम्पटिव यूज क्या है? कंजम्पटिव यूज को ऐड करते हो तो डेल्टा ही तो निकलता है, और क्या है? तो कंजम्पटिव यूज नथिंग बट व्हाटएवर वाटर इज स्टोर्ड इज गोइंग इनटू कंजम्पटिव यूज। Therefore, understand what is happening here is you have to just divide 165 by 15 mm per day and you are going to get simply 11 days. That's it. That is your frequency of irrigation. Understand it logically now. इसको logically समझिए। कैसे समझते हैं? देखिए, अगर आप कहते हैं कि हम 165 बाय 0.6 mm का इरिगेशन करेंगे, यानी कि 275 mm का इरिगेशन करेंगे। ध्यान से समझो, ये आप पहले नहीं हो जिसके दिमाग में डाउट आ रहा है। अभी तक हजारों बच्चे हैं जिनके दिमाग में डाउट आता है, हम लोग क्लास में पहले ही बता देते हैं। तो इसी कारण डोंट थिंक कि आपके दिमाग में कोई डाउट आया वो एकदम नया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम मार्स, यू आर फ्रॉम हियर ओनली, राइट? सो आपके दिमाग में वही डाउट आएगा जो बाकियों के दिमाग में आता है हमेशा, तो वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो 275 mm अगर हमने पानी डाला है, तो अगर आप कह रहे हो फ्रीक्वेंसी में 275 से निकालूंगा और आप कहोगे 18.33 डेज में मैं इरिगेशन करूंगा, तो ऐसे में आप बात समझिए, क्या 275 mm स्टोर हो रहा है? क्या पानी नहीं हो रहा है? 275 mm स्टोर तो हो ही नहीं रहा। कितना स्टोर हो रहा है दोस्तों? 275 अगर मान लो mm हमने अप्लाई कर दिया है तो उसका 60% ही तो स्टोर हो रहा है। तो स्टोर तो 165 mm ही हुआ, और अगर 165 mm स्टोर हुआ तो वो जो स्टोर होता है वही ना ख़त्म होता है, जो स्टोर ही नहीं हुआ ख़त्म कैसे होगा? तो 165 mm जो स्टोर हुआ है उसको ख़त्म होने में, ये मैं टाइम लाइन बना रहा हूँ, उसको ख़त्म होने में कितने दिन लग जाएंगे? उसको ख़त्म होने में 11 दिन लग जाएंगे। तो आप बात समझो, आप इरिगेशन 275 का ही करोगे। यहाँ पे आप बिल्कुल सही हो। अगर आप सोच रहे हो ना कि 275 का इरिगेशन करोगे, तो यहाँ पे आप सही हो कि 275 mm का ही इरिगेशन होगा। अंग्रेजी में बता दूं कि वी आर गोइंग टू डेफिनेटली इरिगेट 275 mm ओनली, बट 275 is not going to be stored. The thing is, the amount of water which is going to be stored, that is only going to be consumed, and we will have to replenish that again. And if you are saying 18.33 days, that means your soil is now deprived of water, and after 18.33 days, if you will again discharge 275 mm, 165 is already lost in 11 days. So from 11th day to 18.33 days, you are left with no water for the crops, or maybe less than the permissible limit. Less than the permissible limit, that is 50% in our question. So therefore, you have to irrigate after 11 days and
डेफिनेटली यू हैव टू इरीगेट 275। अगर बोलता ना कि कितना डेप्थ इरीगेट करना है तो हमारा आंसर 275 ही होता। फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे उससे जो स्टोर हो रहा है, क्योंकि जो स्टोर हो रहा है वही 15 mm पर डे के रेट से कंज्यूम हो रहा है और उसे फिर से स्टोर करना पड़ेगा 11 दिनों के बाद, और यही है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमारा वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने सारे के सारे थ्योरी, पूरी थ्योरी पढ़ ली, पूरी थ्योरी लिख ली। वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। देयर इज नथिंग एल्स बियॉन्ड दिस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यही है जो अल्टीमेटली है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें बता दूं, जैसे मान लो एस के गर्ग वगैरह बुक वगैरह पढ़ते हो, उसमें कुछ चीज़ें गलत भी दी रहती हैं, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने गलत सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा वाला जो सवाल था, एक क्वेश्चन जो हम लोग डेल्टा निकाले थे ना कि 3 बार 4 बार इरिगेशन किए हैं, व्हाट इज़ द टोटल डेल्टा, जिसमें हमने 50 सेंटीमीटर बताया, 10 10 10 10 5 बार। तो लॉजिक से सोचना है आपको फिर इधर उधर की किताबों में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ज़रूरी नहीं कि जो किताब में लिखा हो हमेशा सत्य ही है, वो भी गलती कर सकते हैं। एंड टू एयर इज़ ह्यूमन एंड दैट इज़ वाई दे आर अपडेटेड। अदरवाइज अगर किताबें गलती ही नहीं होती, उनमें तो अपडेट ही नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा आप अगर मान लो उन किताबों को फॉलो करते भी हैं तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे और समझेंगे कि कहाँ पे सही दिया है, कहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स, ओके। इसी लेक्चर नंबर 9 में कंटिन्यू करेंगे हम हमारा डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। तो हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा चैप्टर डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। सो वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स। वी हैव सीन जस्ट द बेसिक कि अनलाइंड कैनाल व्हाट इज दैट एंड लाइंड कैनाल व्हाट इज दैट, राइट, and what is an unlined alluvial canal, right? The IS codes which we are going to use in this chapter are these two, IS 7112 of 1973 and IS 10430 of 2000. And these codes are, IS 7112 is criteria for design of cross section for unlined canals in alluvial soils. Remember, unlined canals in alluvial soils. IS 10430 of 2000 is the criteria for design of lined canals and guidance for selection of type of lining. Lined canals और टाइप ऑफ लाइनिंग, कौन सी तरह की लाइनिंग कब इस्तेमाल करनी चाहिए, उसकी गाइडेंस इसमें दी गई है। IS 10430, IS 4745 1968 हुआ करता था पहले। There was used to be this IS code IS 4745 of 1968, but that is superseded by this IS code IS 10430. But our almost all the literature, all the books are based upon this IS code IS 4745 1968 and its recommendations. They have not upgraded to this IS 10430, and that is why you will find too many wrong solutions as per our current needs, as per our engineering services and GATE needs. आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस रॉन्ग मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन ऑफ लाइनिंग, परमिसिबल वेलोसिटीज़ फॉर कंक्रीट, फॉर ब्रिक, टाइल, क्ले लाइनिंग, इस तरह की। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, लेकिन किताबों में अभी तक के चेंज नहीं हुआ है। इसी वजह से आप यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ में ध्यान देंगे और इस IS कोड की हम बात नहीं करेंगे। इट इज़ सुपरसीडेड बाय दिस IS कोड। ये पहले हुआ करता था लाइंड कैनाल्स के लिए, लेकिन अब ये है, ठीक है। किताबों में इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा अभी भी दिया हुआ है, चेंज नहीं किया गया है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लेटेस्ट फॉलो करना है जो भी हमारा कोड है। गॉट द पॉइंट? वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। मैं इस कारण इसलिए इसको बता दिया कि आप लोग कहेंगे कि सर एस के गर्ग में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। मैं कहूँगा IS कोड डाउनलोड करो, उसमें जो लिखा है वही सही है, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लीजिए फटाफट, यार है स्क्रीन पे ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डिज़ाइन ऑफ अनलाइंड एलुवियल कैनाल्स। डिज़ाइन ऑफ अनलाइंड एलुवियल कैनाल्स, ठीक है। अनलाइंड वो भी एलुवियल यानी कि सिल्टी सॉइल में बना हुआ। अब इसका डिज़ाइन का सबसे पहले हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने बोर्ड में बनाया है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिए। हम कभी भी चैनल सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि वो एक स्टेबल सेक्शन रहे, मतलब जो सेक्शन को जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, उसकी बेस विड्थ जो है, उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो जो है, वो सब वैसा ही बना रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया जाएगा ना उस वे में। तो बात को समझिए कि अगर हम सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं फॉर अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, या फिर हम सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं फॉर अ वेरी वेरी लो वेलोसिटी, दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है। अब देखिए, कैनाल में पानी आ रहा है रिवर का, कैनाल में पानी कहाँ से आएगा? रिवर से आएगा। फिल्ट्रेशन तो होता नहीं इतने सारे पानी का, सीधा सीधा पानी आ जाता है, ठीक है। तो सिल्टी पार्टिकल्स तो रह जाते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन वाटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग का मतलब होता है बड़े बड़े जो फ्लोटिंग मैटर होता है, जैसे कि लीव्स होता है, लॉग्स ऑफ वुड होता है, इन सबको हम स्क्रीन आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्स स्क्रीन्स। बट फिर भी छोटे छोटे सिल्टी नेचर के पार्टिकल्स पानी में रह जाते हैं, और अगर वो पानी में रह जाते हैं तो ऐसे में होता क्या है, देखिए अगर बहुत कम वेलोसिटी के लिए हम डिज़ाइन करवाते हैं, अगर हम बहुत कम वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन करवाते हैं तो ऐसे में होता ये है कि सिल्टिंग यानी कि डिपोजिशन ऑफ सच काइंड ऑफ मैटर हैपन्स हियर। तो जिस सेक्शन के लिए आपने डिज़ाइन किया था, जो डेप्थ ऑफ फ्लो जो आपको चाहिए थी या फिर जो आपको बेस विड्थ चाहिए थी, तो सब कुछ रैंडमली डिपॉजिट होने लग जाता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो सेक्शन होना चाहिए था ये बाहर ही जो आपको दिख रहा है वैसा ट्रेपेजॉइडल दिखना चाहिए था, वैसा नहीं दिख करके ये कुछ ऐसे रैंडमली सेटलमेंट के बाद ऐसा ऐसा दिख गया। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सिल्टिंग, दैट इज़ व्हाट, सिल्टिंग। मतलब मोस्टली सिल्ट होता है। नर्दर्न रिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नर्दर्न रीजन की बात करें, जैसा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था। तो नर्दर्न रिवर्स में सिल्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और वो सिल्ट डिपॉजिट कर जाता है। अब ये सिल्टिंग की प्रॉब्लम से होता ये है कि हमारा वॉल्यूम जो वाटर का कैरी हो रहा है वो कम हो जा रहा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है कैरी, तो ऐसे में डिस्चार्ज जाएगा कम। डिस्चार्ज क्यों कम जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज इज़ नथिंग बट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वो वॉल्यूम ही कम जा रहा है पर यूनिट टाइम, क्योंकि जगह कम बची तो डिस्चार्ज जाएगा कम। डिस्चार्ज अगर जाएगा कम तो हमारी कल्चरेबल कमांड एरिया हो जाएगी कम, तो हमारी कल्चरेबल कमांड एरिया हो जाएगी कम। यहाँ पे भी वैसा ही होता है। स्काउरिंग, स्काउरिंग मतलब क्या होता है, इरोजन, इरोजन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट वी हैव डिजाइन्ड दिस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी। For example, if we have designed this particular section for a very very high velocity, then what will happen? It will not be settling down, these particles will not be settling down definitely, because velocity is very high, energy is very high, but there will be scouring or the erosion from the bottom, and this is what, an unlined alluvial canal, that is silty soil. It does not have a much of a cohesion to withstand those kind of abrasions, so it does not have that much amount of cohesion. So therefore scouring is happening there, so that's for sure, we are sure about that कि स्काउरिंग तो होके रहेगी। अब स्काउरिंग होने से प्रॉब्लम क्या है, आप कहोगे सर स्काउरिंग तो बढ़िया लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो और गहरा हो रहा है। गहरा होने से हमें फ़ायदा है कि हम ज़्यादा वॉल्यूम कैरी कर पा रहे हैं, ठीक बात है, आप ज़्यादा वॉल्यूम कैरी कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जब हम डिज़ाइन सेक्शन से डेविएट करते चले जाते हैं, तो ये जो स्काउरिंग है ये हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, रैंडमली हो रही है, जो कि सरफेस के फ्रिक्शन को बहुत बढ़ा देती है। और जब सरफेस का फ्रिक्शन उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, व्हेन द सरफेस फ्रिक्शन इंक्रीजेस, दिस विल नॉट बी लाइक दिस विल बी हैविंग वेरियस प्रोजेक्शंस लाइक दीज। ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा स्मूथ भी नहीं होगा, ये ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा एडी प्रोड्यूस करेगा। और जब बहुत ज़्यादा एडी प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली होगा ये कि हेड लॉस बहुत हो जाएगा। हेड लॉस बहुत होगा, एडी फॉर्मेशन, एडी आप जानते हैं, एडी क्या होते हैं, रैंडम करेंट्स होते हैं। एडीज आर व्हाट, एडीज आर रैंडम करेंट्स। तो वो रैंडम करेंट्स बहुत बनेंगे, ऐसे में डिस्चार्ज का डायरेक्शन फिक्स नहीं हो पाएगा, इधर उधर पानी गोल 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 घूम रहा है, इधर उधर इधर उधर, इस सेक्शन में ही इधर उधर घूमता चला जा रहा है। तो ऐसे में पानी को एक डिफाइंड डायरेक्शन ही नहीं मिल पाया फ्लो करने का, क्यों, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्शंस बहुत हो गए। तो पहले हमने डिज़ाइन किया था बढ़िया से टैंप वगैरह करके, रिलेटिवली स्मूथ हमने सरफेस बनाया था, अब होने लग गई स्काउरिंग तो हो गया ऐसा। अब ऐसे में क्या होगा, हेड लॉस बहुत हो जाएगा दोस्तों। अगर हेड लॉस बहुत होगा क्योंकि अब फ्रिक्शन बहुत बढ़ गया है, ऐसे में आपको पता है डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे लॉसेस बढ़ते हैं, जैसे जैसे लॉसेस बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी कम होगी तो कल्चरेबल कमांड एरिया फिर से कम हो जाएगा। तो बात समझिए, जब ऐसे स्काउरिंग वगैरह हो जाती है ना, तो स्काउरिंग वगैरह से एडी फॉर्मेशन बहुत होता है, हेड लॉसेस बहुत होते हैं। जब हेड लॉसेस बहुत होते हैं तो डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हेड लॉस समझ रहे हो, हेड लॉस का मतलब आप आई थिंक समझते होंगे
कि हेड लॉस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मतलब हमारे को एक डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं मिल पा रही है, इधर उधर घूम रहा है पानी, रैंडमली बिहेव कर रहा है। इफेक्टिवली मेरे को जो वॉल्यूम मिल पा रहा है पानी के फ्लो के लिए वो कम होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि एडी का फॉर्मेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ये एडी 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 हर जगह से एडी ही एडी बन रहा है क्योंकि हो रही है बहुत सारी स्काउरिंग। तो ऐसे में होता क्या है कि भाई हमारा CCA यहाँ पे भी कम हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में हम समझ पा रहे हैं कि कल्चरेबल कमांड एरिया रिड्यूसेस, चाहे बहुत एक्सेसिव स्काउरिंग हो या फिर बहुत ही एक्सेसिव सिल्टिंग हो, दोनों ही केसेस में हम कम एरिया इरिगेट कर पाएंगे। ये है कहने का मतलब। हमारा एरिया, द एरिया विच वी वांट टू इरिगेट विल बी लेसर एंड लेसर बिकॉज ऑफ लेसर डिस्चार्ज पासिंग कैपेसिटी. So there is a problem of silting and scouring in these kind of unlined alluvial canals, and therefore these canals should always be designed considering the conditions to be stable or regime. Stable कहते हैं इसे या फिर regime भी कहते हैं. Various researchers, ये थ्योरी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये थ्योरी आफ्टर अ लॉट ऑफ टेस्टिंग हुई है. रिसर्चर्स जैसे कि कैनेडी, लेसी, इन लोगों ने रिसर्च कर करके फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचाए हैं हमें, और कुछ अपनी मेथोडोलॉजीज डेवलप की हैं, और उन्होंने यही बताया कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी या बहुत कम वेलोसिटी दोनों ही जो है एक कैनाल के लिए हानिकारक हो सकता है. आपकी मेहनत जो है वहाँ पे वेस्ट हो रही है. इसीलिए कभी भी कैनाल को डिज़ाइन करिए तो एक ऐसी वेलोसिटी पे डिज़ाइन करिए, और इस वेलोसिटी को कहा जाता है नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी. दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नॉन सिल्टिंग नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है. और जो दोनों थ्योरीज़ हैं हमारी, लेसीज थ्योरी और कैनेडीज थ्योरी, दोनों थ्योरीज़ हमें इस वेलोसिटी को निकालने में हेल्प करती है दोस्तों. दोनों थ्योरीज़, लेसी और कैनेडी, both the theories help us to design a canal with respect to a non-silting, non-scouring velocity. Got the point? So let us first write down this much. इतनी थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं. चलिए, give the heading design of unlined alluvial canals. Write down. A portion of the sediments a portion of the sediments mainly silt, a portion of the sediments mainly silt is received by the canals, is received by the canals, is received by the canals which withdraw water directly from the rivers, which withdraw water directly from the rivers, which withdraw water directly from the rivers. Next, in the case of alluvial canals, in the case of alluvial canals, comma, in the case of alluvial canals, comma, if the velocity of flow is very high, if the velocity of flow is very high, comma, if the velocity of flow is very high, comma, the sides get scarred, the sides get scarred, S-C-O-U-R-E-D, the sides get scarred, the sides get scarred but if the velocity of flow is very less, but if the velocity of flow is very less,
but if the velocity of flow is very less, comma, silting or deposition may occur. But if the velocity of flow is very less, silting or deposition may occur. Silting or deposition may occur. Full stop. In both the cases, comma, culturable command area decreases. In both the cases, comma, culturable command area decreases. Culturable command area decreases. Full stop. Thus, next line में लिखेंगे thus, comma, alluvial canals must be designed for a velocity. Thus, comma, alluvial canals must be designed for a velocity. Alluvial canals must be designed for a velocity which is neither scouring nor silting, which is neither scouring nor silting, which is neither scouring nor silting, and results in a stable channel section, and results in a stable channel section. Neither scouring nor silting and results in a stable channel section. Stable channel section. Full stop. Such a velocity is called as non-silting, non-scouring velocity. Such a velocity is called as non-silting, non-scouring velocity. Non-silting, non-scouring velocity, and a canal in which such condition exists, and a canal in which such condition exists, 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 comma, it is called as regime or stable canal. It is called as regime or stable canal. It is called as regime or stable canal. Regime और stable canal. ठीक है, इसके बाद ये बना लीजिए जो बोर्ड में है, ये पहला, दूसरा, तीसरा केस. इसमें सिल्टिंग भी नहीं हो रही, स्काउरिंग भी नहीं हो रही. मतलब क्या है इसका? नॉन सिल्टिंग, नॉन स्काउरिंग कंडीशन के मायने हैं कि सिल्ट अभी भी है इसमें, यहाँ पे है सिल्ट, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं कर रहा है. एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि एक ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, तो ना ही सिल्ट डिपॉजिट करता हुआ पाया जा रहा है, ना ही स्काउरिंग हो रही है उस सिल्ट की जिसका कैनाल बना हुआ है. दैट मीन्स दैट द कैनाल हैज़ बीन मेड, it is neither getting scarred, that means nor the scouring is happening, and also neither the silting is happening. Why is it so? This explanation was given by Kennedy, and therefore we will give Kennedy its the credit, and we will study that in Kennedy's theory कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये Kennedy ने इसका reason दिया. After a lot of testing, he tested that whole region in which he made his theory for a period of 30 years, 30 साल तक, और फिर फाइनली उसने रीज़न दिया. तो हम यहाँ पे जनरलाइज्ड वे में लिख करके कैनेडी में बताएंगे इसका रीज़न, क्योंकि उसने बताया ये पूरा. ठीक है, चलो इसको बना लिए होगे, पॉज करके बना लो वीडियो. ठीक, इसके बाद लिखेंगे, इसका थ्योरी लिखनी है अपने को. इसके बाद थ्योरी कंटिन्यूशन लिखनी है. द नोटेबल कंट्रीब्यूशंस, थ्योरी लिखिए. द नोटेबल contributions are from R.G. Kennedy,
Who was he? He was an executive engineer in Punjab Irrigation Department. He was an executive engineer in Punjab Irrigation Department. Just write his their designation there. EE Punjab Irrigation Department. You should know that. And Gerald Lacy. And Gerald Lacy. Gerald Lacy was chief engineer in Uttar Pradesh PWD. He was chief engineer in Uttar Pradesh PWD. As you can see, these researchers who have developed this and who have given this theory, ये theory जो मैंने भी बताई है, वो ये बताते हैं, दोनों के दोनों यही कहते हैं. तो इन्होंने जितनी भी, देखो कहाँ पे हैं ये, पंजाब में, नॉर्दर्न रीजन, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न रीजन, उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्दर्न रीजन, राइट. सो ये सब नॉर्दर्न रीजन में बनाई हुई थ्योरीज हैं. और नॉर्दर्न रीजन में मैंने आपको बताया भी था कि एलुवियल सॉइल यानी कि सिल्टी सॉइल होता है. इसी वजह से इन थ्योरीज को हम लोग सिल्ट थ्योरीज भी कहते हैं. ठीक है. तो नोटेबल कंट्रीब्यूशंस आर बाय आर.जी. केनेडी, EE पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड जेराल्ड लेसी, CE UP PWD. फुल स्टॉप. राइट डाउन द थ्योरीज प्रपोज्ड बाय देम. इसके बाद लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद. The theories proposed by them are empirical in nature. मतलब टेस्टिंग के बाद इन्होंने थ्योरीज प्रपोज की हैं. The theories proposed by them are empirical in nature. The theories proposed by them are empirical in nature and are called as silt theories. The theories proposed by them are empirical in nature and are called as silt theories. They are called as silt theories. Write down a point in note. After this, write down a point in note. ये पूरा लिखने के बाद write down. Empirical theories are used to design unlined canals. Empirical theories are used to design unlined canals. Empirical theories are used to design unlined canals. Empirical theories are used to design unlined canals of alluvial nature. Unlined canals of which nature? Alluvial nature. Unlined canals of alluvial nature. Because direct mathematical relationships have not yet been established. Because direct mathematical relationships have not yet been established. Direct mathematical relationships have not yet been established. बात समझिए, हम लोग empirical theories पे काम इसलिए करते हैं क्योंकि आज की डेट तक के ऐसी कोई डायरेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन वाली थ्योरी नहीं बनी. हर चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे, इट इज़ बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्टिंग ऑन द साइट, ऑन द फील्ड. तो जो एक्सपेरिमेंट करके जो चीज़ उनको पता चली, उसको उन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. अब हम इसके पीछे का इस कारण समझो, ऐसा क्यों नहीं, क्या हम लोग इतने कैपेबल हैं कि ये जो अंग्रेज बना के चले गए, केनेडी और जेराल्ड कौन थे? अंग्रेजी तो थे, और कौन थे? तो ये जो अंग्रेज बना करके चले गए, उनके बनाए हुए इक्वेशंस आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. हम लोग क्या इतने गए गुजरे हैं? क्या हम लोग को एक इक्वेशन बनानी नहीं आती? ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि हम अपनी थ्योरी बना लिए? हम ये अंग्रेजों की क्यों पढ़ रहे हैं थ्योरी? बात समझो, मैंने आपको इसका आंसर पिछले सेशन में दे दिया है, तो समझने की कोशिश करिए कि हम लोग आजकल लाइंड कैनाल्स ही बनाते हैं. इनफैक्ट आज़ादी के बाद से अब तक के जितने भी कैनाल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो सारे के सारे लाइंड हैं. एक भी अनलाइंड कैनाल का प्रपोजल अभी तक आया ही नहीं है. सारे के सारे लाइंड कैनाल्स हैं, एक भी अनलाइंड नहीं है. तो देयर इज़ नो नीड to find out one more method to design an unlined canal. In fact, जो आज़ादी के पहले unlined canal बने थे, उनकी लाइनिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है. उस पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं उसको लाइन करने में. बिकॉज यू नो, लाइनिंग वही सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार वाला हिसाब किताब है, वही चीज़ यहाँ पे चल रही है.
तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें वही थ्योरी पढ़नी है जो हमें प्रपोज की गई है बहुत पहले। अब आपको पीएचडी करके इसके ऊपर 7 साल अपने जीवन के देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने अपनी थ्योरी निकाल भी ली, मान लो कोई राहुल है और राहुल ने अपनी थ्योरी निकाल ली, अब वो बोलेगा राहुल थ्योरी ऑफ डिज़ाइन ऑफ अनलाइंड कैनाल, निकाल तो लिया है, 7 साल अपने जीवन के दे दिया, कोई आजकल बनाता ही नहीं, कोई यूज़ ही नहीं करता। अनलाइंड कैनाल्स कौन से होते हैं? जो कल्टीवेटर बनाते हैं ना, छोटे छोटे कैनाल होते हैं, इतने बड़े बड़े, बस इतने बड़े बड़े कैनाल होते हैं, इतने अनलाइंड होते हैं। ऑल राइट, कैनेडीज थ्योरी 1895 में प्रपोज की गई थी। चलो देखो क्या बोला कैनेडी ने। कैनेडी ने एक कैनाल था, क्या था कैनाल? कैनाल था, पंजाब में है, अपर बारी दोआब कैनाल, अपर बारी दोआब कैनाल, ठीक है। जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं और जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जिनके जो पंजाब से बिलोंग नहीं भी करते, जिनके कॉलेज वॉलेज पंजाब में रहे हैं या पंजाब में आपने कुछ टाइम अपने जीवन का, खास करके 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम, या फिर अगर कॉलेज वर्क किया है, तो आप इसके बारे में पूरा पढ़ के जाएंगे अच्छे से किसी भी इंटरव्यू के पहले। इंटरव्यू में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट दोस प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन इन द अपर बारी रीजन। सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दे आस्क, राइट। सो अपर बारी, समझ रहे हो, अपर बारी दोआब कैनाल, दोआब कैनाल। ये जो अपर बारी दोआब कैनाल है, दो आब मतलब 2 वाटर बॉडीज, उर्दू का वर्ड है आब, दो आब, आब इज एन उर्दू वर्ड, सो दो आब मीन्स 2 water bodies. So upper Bari Doab canal is a particular canal which joins 2 major rivers. It joins 2 major rivers. It is a very big canal of around 600 kilometers and it joins 2 major rivers. What are those rivers? The rivers are Beas and Ravi. जो rivers इनको जिनको एक connect करता है, एक रवि है और एक व्यास है जिसको हम लोग बीस कहते हैं, बीस का ये, व्यास का ये दोनों रिवर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। दोनों रिवर्स कैसी हैं? इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। दोनों रिवर्स कैसी हैं? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद देखो झेलम, चेनाब, सतलज भी है, रवि, ब्यास भी है, ठीक है। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब अभी तो इसका बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है, समझ लो कि इतना होगा, 1/4 पोर्शन के आसपास होगा, वो चला गया है पाकिस्तान के पास, वो चला गया उधर। तो यही तो डिस्प्यूट चलती रहती है ना कि ये कैनाल में पानी छोड़ना बंद कर देंगे। जब बोलते हैं ना कि कैनाल ऐसा, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान को पानी देना बंद कर देंगे, ऐसा बोलते हैं ना। एक मेजर पानी तो यहीं से जाता है, कैनाल से जाता है। रवि के पानी को, ये ब्यास का क्या होता है, यहाँ पे आते आते डिस्चार्ज काफ़ी कम हो जाता है, कंजम्पशन होता है ना इस रीजन में, हमारे जो रीजन है उस रीजन में काफ़ी सारा कंजम्पशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी कैनाल के थ्रू भी रिलीज़ करते हैं। तो ये ट्रीटी है इंडिपेंडेंस के टाइम की, कि रवि और ब्यास के बीच में जो रीजन है, जो मिट्टी है, ये जो मिट्टी है इसको बोलते हैं बारी मिट्टी, इसको बोलते हैं बारी। बारी मतलब लोकली वर्ड है, हिंदी वर्ड है। ये प्योर अगर मैं बात करूं तो ये खड़ी पंजाबी का वर्ड है, बारी मिट्टी, ठीक है, खड़ी पंजाबी का वर्ड है। जितने लोग जलंधर से होंगे, लुधियाना, जलंधर उसके आसपास रहते होंगे, वो लोग बारी समझते होंगे, ठीक है। तो ये एकदम खड़ी बोली जिसको बोलते हैं पंजाबी, वहाँ से बारी वर्ड आता है। बारी का मतलब होता है सिल्ट, बारी का मतलब होता है सिल्ट। ये पूरे रीजन में सिल्टी सॉइल है और एकदम हाईली फर्टाइल सॉइल है। और ये बीच में एक मेन कैनाल है, ये सबसे बड़ा कैनाल है, मेन कैनाल, दैट इज़ द अपर बारी दोआब कैनाल। अब यही कैनाल जो है, इसी की फिर बहुत सारी ये ब्रांचेस निकलती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज, मेजर, माइनर, ये सब निकलती हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे, एक तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। इससे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अपनी इरिगेशन एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, और साथ साथ इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वाटर ट्रीटी है और इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं सारी की सारी, समझ रहे हो बात को। तो इसी कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एस्पेक्ट से, और इनको लिंक करना आपको आना चाहिए, ठीक। ये आपके जीएस का टॉपिक हो जाएगा। चलो मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया। कम बैक टू कैनेडीज थ्योरी नाउ। तो कैनेडी ने क्या किया, यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशंस लिए, वेरियस सेक्शंस पे, वेरियस पॉइंट्स पे ऑब्जर्वेशंस लिए। ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद उसने एक रिजल्ट निकाला। उसने क्या किया, एक रिजल्ट निकाला और एक वेलोसिटी डिफाइन की। उस वेलोसिटी को कैनेडी ने कहा कि ये है क्रिटिकल वेलोसिटी।
So what is critical velocity VCR as defined by Kennedy? Kennedy defined critical velocity as that velocity, if at all that velocity is present in the canal, it will neither scar and there will not be any silting also. That means there won't be any scouring, there won't be any silting. So that means this is that non-silting, non-scouring velocity called as critical velocity by Kennedy. And what he did is he tried to find out this velocity in terms of depth, but obviously it cannot be directly equal to depth. There might be some factor, so he introduced one constant here, a. Moreover, it might not be directly proportional to d to the power 1, it can be having some d to the power something. So therefore he added one more constant b. तो उसने क्या किया, ज़रूरी नहीं है कि VCR एकदम d के बराबर ही हो जाए, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी डेप्थ के बराबर हो ज़रूरी नहीं है, इम्पेरिकल है ऑल्दो, तो ऐसा नहीं कि इतने मीटर है तो इतने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी. तो उसने इसी कारण एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट a डाला और उसके बाद फिर एक b भी डाल दिया ताकि ये इंडेक्स को पता लगा सके और एक कांस्टेंट a को पता लगा सकते. तो आफ्टर experimenting for a lot and lot of years, he found out that VCR is equal to 0.55 d to the power 0.64. क्या है? VCR is equal to 0.55 d to the power 0.64. What is d? d is the depth of flow. d is the depth of flow. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये empirical theories हैं, तो यूनिट्स आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं मिलेंगे टू द लेफ्ट एंड टू द राइट. आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है. VCR जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये इसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. तो VCR इज इक्वल टू 0.55 d to the power 0.64 was the basic equation given by Kennedy. ठीक है. Now what happened is Kennedy somehow became ambitious. जब उसकी ये थ्योरी यहाँ पे सही पाई जाने लगी, उसने देखा अच्छा इस सेक्शन पे डेप्थ ऑफ फ्लो इतना है, चलो मैं अपनी इक्वेशन से वेलोसिटी निकालता हूँ. तो उसने अपनी इक्वेशन से वेलोसिटी निकाली, फिर वाकई में वेलोसिटी चेक भी की, तो बोला अरे वाह इतनी वेलोसिटी आ रही है यहाँ पे. अब ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो कैनाल है ये कई हज़ारों सालों पहले बन चुका है दोस्तों. फार्मर्स दे हैव बिल्ट दिस कैनाल. तो जितनी सिल्टिंग, जितनी स्काउरिंग होनी थी नेचर में नेचुरली, उतनी सिल्टिंग, उतनी स्काउरिंग ऑलरेडी हो चुकी. अब क्योंकि उतनी सिल्टिंग, उतनी स्काउरिंग हो चुकी, चैनल अपने फ्लो, अपने बेड स्लोप, अपने सब को मैनेज कर चुका है और एक रेजीम सेक्शन पे आ चुका है. तो जब ऐसा हो चुका है तो ऐसे में कैनेडी का काम है सिर्फ ऑब्जर्वेशन लेना. ये कैनेडी ने नहीं बनाया अपर बारी दोआब कैनाल, ये हमने बनाया है बहुत हजारों सालों पहले तक के. दिस इज नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय दीज ब्रिटिशर्स, दीज पीपल. वी हैव मेड दिस कैनाल. व्हाट दे हैव डन इज जस्ट दे हैव टेकन द ऑब्जर्वेशन एंड वी आर स्टडिंग इट बाय देयर नेम, दैट्स इट. उन्होंने क्या किया, उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करके दे दिया, बल्कि काम तो हम कर रहे थे बहुत सालों से. तो अब देखो यहाँ पे रवि और ब्यास के बीच में जो कैनाल था ये कई सालों से ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है. कैनेडी का काम था ऑब्जर्वेशन लेना और बेस्ट सूटेड इक्वेशन बताना, तो ये मिली बेस्ट सूटेड इक्वेशन. अब जैसा कि मैंने बताया कैनेडी बिकेम एम्बिशियस नाउ. अब एम्बिशियस बन गया वो बोला कि अरे ये तो अपर बारी दोआब कैनाल के लिए तो चलो वैलिड दिख रही है इक्वेशन. फिर वो क्या किया, फिर वो गंगा बेसिन पे गया, वहाँ पे देखा अच्छा गंगा बेसिन है, चलो इसमें डेप्थ ऑफ फ्लो गंगा रिवर में इतनी है, वेलोसिटी इतनी, तो देखा अरे ये तो फेल हो गया. अब इक्वेशन से जो VCR आ रहा है वो कुछ और आ रहा है और एक्चुअल वेलोसिटी कुछ और है रिवर की. ऐसे ही उसने बाकी रिवर्स के लिए देखा, यमुना के लिए देखा, तो बोला अरे वहाँ पे भी दिक्कत है, वहाँ पे जो कैनाल बने हुए हैं गंगा के बेसिन में जो कैनाल बने वहाँ पे भी वो रिजल्ट फेल हो जा रहा है. तो कैनेडी ने बोला ये रिजल्ट तो अब सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, ये सी कैनाल के लिए, अपर बारी दोआब मेन कैनाल के लिए वैलिड है. तो अब उसने क्या किया, अब उसने बहुत सारे कैनाल्स में इसी रिलेशन को वैलिड करवाने के लिए एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया और वो फैक्टर है दोस्तों दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो. तो इसने क्या किया, कैनेडी इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म and this is how he wrote down the critical velocity and that was VCR dash is equal to 0.55 m d to the power 0.64 with the same units, meter per second. This is meter per second. m का कोई यूनिट नहीं होता, m को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो CVR.
क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो, CVR। ऐसा क्यों कहते हैं इसको CVR या क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो? ऐसा इसलिए कह सकते हैं, आप देख सकते हो m को लिखो, m को लिखोगे तो क्या लिखोगे, VCR डैश बाय 0.55 d टू द पावर 0.64। और ये 0.55 d टू द पावर 0.64 क्या है, ये VCR है। इसी कारण m जो है वो है क्रिटिकल वेलोसिटीज का रेशो। अब ये इक्वेशन तब यूज़ करते हैं जब हम किसी और सॉइल पे, है सिल्टी ही, लेकिन सिल्ट में भी तो साइज रेंज होता है ना, सिल्ट में भी क्या होता है, साइज रेंज होता है। तो अलग अलग साइज रेंज पे ये m की वैल्यू अलग अलग दी गई है, m की वैल्यू अलग अलग दी गई है। तो m अकाउंट्स फॉर द टाइप एंड द साइज ऑफ द सिल्ट, दैट इज कॉल्ड एज सिल्ट ग्रेड। M accounts for silt grade. So to account for silt grade, Kennedy introduced this particular M, silt grade। जैसे ग्रेडेशन हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में आज की डेट में बोलते हैं ना, तो पहले सिल्ट ग्रेड बोला करते थे। इसको आप ना इसको नोट में डाल देंगे, खुद एक ये इसका सवाल है कि सिल्ट ग्रेड विच वन ऑफ दीज इज करेक्ट। तो सिल्ट ग्रेड का मतलब होता है टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट, ये नोट में डालना है आपको। और एक और चीज़ होगी जो बाद में पढ़ेंगे हम, सिल्ट चार्ज, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। सिल्ट चार्ज का मतलब होता है सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन। सिल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, पहले 100 साल से भी पहले, 130 साल पहले सिल्ट चार्ज बोलते थे। फिर बाद में वो चार्ज जो है प्लस माइनस पे लगने लग गया बहुत ज़्यादा, तो फिर इसको कॉन्सेंट्रेशन पे लेकर के आ गए। ठीक है, चार्ज मतलब प्लस माइनस हो जाता है ना, तो पहले इसको चार्ज बोलते थे। टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट, उसको बोलते सिल्ट ग्रेड, मतलब बोलते थे। आज इसको टाइप और साइज दोनों अलग अलग करके, तो ग्रेडेशन जैसे सॉइल मैकेनिक्स में करते हैं ग्रेडेशन, वही जो होता है टाइप एंड साइज की बात होती है ग्रेडेशन में। ठीक है, ऑल राइट देन। सो m की वैल्यू उसने कैसे डिसाइड करी? m की वैल्यू फिर से उसने बहुत जगहों पे टेस्टिंग करी, और बहुत जगहों पे टेस्टिंग करने के बाद m के वैल्यूज़ को उसने बताया। अगर मान लीजिए, सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कैनाल जो है, केस नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, कैनाल इन अपर बारी दोआब रीजन, व्हाट इज UBDR? अब ये समझ में आ जाना चाहिए, इतनी बार बोल दिया मैं, 15 बार। अपर बारी दोआब रीजन, ये रीजन है, पूरा का पूरा रीजन। तो कैनाल इन अपर बारी दोआब रीजन, कैनाल इन अपर बारी दोआब रीजन will have m का वैल्यू एज 1, it will have m का वैल्यू एज 1 because it will have this equation कि VCR dash is equal to 0.55 into 1 into d to the power 0.64, which is actually equal to VCR only, isn't it? So for the canal in upper Bari Doab region, which is made up of some this kind of silty soil, m का value will be equal to 1. M will be equal to 1 in this particular case. Now think about that, if at all, think about कि अगर मान लो दूसरा केस, अगर कैनाल है in soil coarser than upper Bari Doab region, coarser than upper Bari Doab region, अगर कैनाल जो बना है वो ऐसे सॉइल पे बना है जो कि कोर्सर है देन अपर बारी दोआब रीजन, तो ऐसे में आप खुद ही बताइएगा कि m का वैल्यू क्या लेंगे। कोर्सर मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल है, ये देखो ये बड़ा बड़ा पार्टिकल, इसको मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। तो एक बात बताओ, VCR होता क्या है? VCR बोलिए या VCR डैश बोलिए, ये वो वेलोसिटी है कि अगर इतनी होगी तो कैनाल में ना ही सिल्टिंग होगी ना ही स्काउरिंग होगी। अगर मैं उतनी ही वेलोसिटी रखूँगा जितनी मैंने अपर बारी दोआब रीजन में रखी, यानी कि VCR, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होने के चलते ये जो होंगे ना, ये बड़ी आसानी से सेटल भी कर जाएंगे। अरे भाई, जिसका कैनाल बना है, हम कहीं और से तो मिट्टी नहीं ला रहे हैं, तो जिस चीज़ का कैनाल बना है, जिस मिट्टी का कैनाल बना है, वही मिट्टी आसपास मौजूद है, वही मिट्टी रिवर में भी है, वही मिट्टी या वही सिल्ट, वही मिट्टी वही सिल्ट कैनाल में आ भी रहा है। तो अब कोर्सर सिल्ट आ रहा है, अगर कोर्सर सिल्ट आ रहा है और VCR ही रखोगे वेलोसिटी, तो वो सेटल कर जाएगा कि नहीं? अगर कोर्सर सिल्ट आ रहा है और VCR ही वेलोसिटी रखोगे तो वो सेटल कर जाएगा, तो इट विल सेटल डाउन। इफ यू कीप वेलोसिटी एज VCR ओनली एंड द सिल्ट इज कोर्सर इन नेचर, so then the particles will simply settle down, and therefore you need to increase the velocity. Now how would you increase the velocity? So that VCR dash should be greater than V. In this case VCR dash should be greater than V.
and therefore m should be greater than 1. m should be greater than 1. सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉन्सेप्चुअली याद रखिएगा कि अगर कैनाल जिस सॉइल का बना है वो कोर्सर देन अपर बारी दोआब रीजन है तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा उन सारे तरह के सॉइल के लिए. तीसरी बात करते हैं. तीसरी है कि भाई कैनाल इन सॉइल फाइनर देन अपर बारी दोआब रीजन. अगर कैनाल उस सॉइल में बना है जो फाइनर है, फाइनर देन हुम, फाइनर देन अपर बारी दोआब रीजन, काफ़ी ज़्यादा फाइन सॉइल है. अगर वो काफ़ी ज़्यादा फाइन सॉइल है तो उतनी ही अगर वेलोसिटी VCR जितनी रखेंगे तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग, क्योंकि फाइन पार्टिकल है और फाइन है तो सेटलमेंट की चांस कम है. लेकिन उतनी ही वेलोसिटी रखोगे तो स्काउरिंग की चांस ज़्यादा बन जाती है. स्काउरिंग की चांस ज़्यादा बन जाती है. अब चूँकि स्काउरिंग होगी तो फिर से प्रॉब्लम है. तो अब हमें स्काउरिंग को रोकने के लिए वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा. तो VCR डैश जो होगा इस केस में वो V से क्या होगा, VCR से कम होगा. इसका मतलब m का वैल्यू 1 से कम होगा. m का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा. तो ये देखिए यहाँ से दिख रहा है पूरा, इधर से पूरा दिख रहा है ना. हाँ, तो ये आप देख पा रहे हो कि I'll just repeat it. VCR dash is nothing but just introducing a factor, a ratio that is called as critical velocity ratio. M value tells you about the size of the silt. Okay, it does not tell you, remember, it does not tell you about the type of the silt though. It definitely tells you about the size of the silt, and that too experimentally. It does not bifurcate between the types of silt. There are so many types of silt. It does not bifurcate in between the types of silts. It bifurcates only between the sizes. All right. So silt grade, that is the gradation which we called it in those times. So we said that M is used to define the silt grade or classify the silt grade. However, right now we know that silt grade is type and size of the silt, but it includes only the size and not the type. It does not include the type of silt. All right. There is one more term which we'll be using afterwards. In the Kennedy's theory, there is one limitation. एक limitation है Kennedy's theory में. Kennedy ने एक तो टाइप ऑफ द सिल्ट को कंसिडर नहीं किया. अलग अलग तरह के सिल्ट होते हैं. कुछ सिल्ट होते हैं जिसमें कोहेजन भी होता है, कहीं नहीं आया कोहेजन. कुछ होते हैं नॉन कोहेसिव सिल्ट होते हैं, तो सिल्ट में भी हल्का फुल्का कोहेजन हो सकता है. कुछ ऐसी वैरायटी भी होती है, वो कंसिडर नहीं किया टाइप को, सिर्फ साइज को लिया बस. दूसरा, कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेशन तो आया ही नहीं कि सिल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पानी में कितना है तब सेटलमेंट होगा. अगर पानी में कम है तो शायद सेटलमेंट ना हो या कम हो, पानी में ज़्यादा है तो सेटलमेंट हो. तो कॉन्सेंट्रेशन तो कहीं भी नहीं लिया, तो उसको बोलते हैं सिल्ट चार्ज. तो ये लिमिटेशन में अपन लिखेंगे. कैनेडी डिड नॉट कंसिडर सिल्ट चार्ज और कॉन्सेंट्रेशन इन इट्स इक्वेशंस. ये लिमिटेशन है, ठीक है, बाद में लिखेंगे इसको. तो ये देखो, canal in upper bari doab region will have an m value equal to 1 because VCR will be equal to VCR dash. In these two conditions, as we have discussed, that here m value will be greater than 1, here it will be less than 1. याद रखने का तरीका बताऊं, सिंपल. अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो m वैल्यू भी बड़ा है, पार्टिकल साइज छोटा है तो m वैल्यू भी छोटा है. सिंपल, ठीक. चलो लिखना शुरू करेंगे अब. कैनेडीज थ्योरी. स्टार्ट राइटिंग कैनेडीज थ्योरी. Kennedy made observations on the upper Bari Doab Canal. Kennedy made observations on the upper Bari Doab Canal, which had not required any maintenance, for the past 30 years, which had not required any maintenance for the past 30 years of his service. Which had not required any maintenance for the past 30 years of his service and were considered as stable.
and were considered as stable. And were considered as stable. Full stop. Next, Kennedy introduced a term. Kennedy introduced a term. Kennedy introduced a term called as. Kennedy introduced a term called as critical velocity. Kennedy introduced a term called as critical velocity, which was defined as the mean velocity. Kennedy introduced a term called as critical velocity, which was defined as the mean velocity, which was defined as the mean velocity, which will just keep the channel, mean velocity which will just keep the channel, which will just keep the channel free from silting and scouring, which will just keep the channel free from silting and scouring, free from silting and scouring. Which will just keep the channel free from silting and scouring. Next, the critical velocity, the critical velocity, the critical velocity or non-silting, non-scouring velocity, the critical velocity or non-silting, non-scouring velocity was given as follows. Was given as follows. ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड बोर्ड में दिखा दो, दिख रहा है पूरा? ठीक है, अब इतना ये लोग लिख लेंगे पॉज करके, ठीक है, राइट, ये लिख लेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद अब आप राइट साइड का बोर्ड आ जाओ, राइट साइड के बोर्ड में आ जाओ। इसके बाद लिखिए, write down after that, since Kennedy's studies were based, since Kennedy's studies were based, since Kennedy's studies were based on a given canal system only, since Kennedy's studies were based on a given canal system only, comma, given canal system only, comma, to validate his expression of critical velocity, to validate his expression of critical velocity, to validate his expression of critical velocity throughout India, validate his expression of critical velocity throughout India, comma, he introduced a term called as critical velocity ratio. He introduced a term called as critical velocity ratio. He introduced a term called as critical velocity ratio, denoted by m, small m, which accounts for silt grade partly, which accounts for silt grade partly, मतलब पूरी तरीके से सिल्ट ग्रेड भी अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहा है, वो पार्टली कर पा रहा है, क्योंकि सिल्ट ग्रेड का मतलब क्या है, टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट, बट इट इज अकाउंटिंग फॉर ओनली द साइज ऑफ सिल्ट। अब एक्चुअल टेबल आपको रटना नहीं है दोस्तों,
आप समझिए कि आपको एक्चुअल टेबल नहीं रटना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि भाई कैनाल का अगर बना हुआ है कोर्सर देन UBDR तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब आपको साइज़ कितना है और उसका m का वैल्यू कितना है इस पे नहीं जाना है, इसको रटना भी नहीं है। इतना बड़ा टेबल याद करोगे तो इरिगेशन में सिर्फ वही याद कर पाओगे, ठीक है। इनफैक्ट बुक्स में भी पूरा टेबल नहीं दिया रहता, बुक्स में भी आधा अधूरा टेबल दे देते हैं। उनको मालूम है कि वो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो याद करने की ज़रूरत है वो हम आपको बता देंगे, जहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑल राइट, तो टाइप एंड साइज ऑफ सिल्ट, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रिटिकल, the modified form of critical velocity was written as follows. The modified form of critical velocity, the modified form of critical velocity was written as follows. ठीक है, तो अब आप ये लिख दो और जो सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज है उसको नोट में डाल देंगे, ठीक है। इसको एक नोट लिख करके इसमें डाल देंगे। सिल्ट ग्रेड का मतलब ये होता है, सिल्ट चार्ज का मतलब ये होता है। कैनेडी ने सिल्ट ग्रेड को पार्टली अकाउंट फॉर किया, पूरी तरीके से उसको भी अकाउंट फॉर नहीं कर पाया, ठीक है। और ये 1, 2 और 3 केस, ठीक, 1, 2 और 3 केस। चलो ये लिख लेना, दिख रहा है पूरा ये यहाँ का, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद चलिए अब हम आते हैं हमारे डिज़ाइन स्टेप्स पे। इसके बाद विल कम टू आवर design steps. Give the heading design steps. अभी डिज़ाइन स्टेप्स के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, लेकिन हाँ उसके पहले क्वेश्चन दूंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डिज़ाइन स्टेप्स अभी आपको समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम डिज़ाइन स्टेप्स समझा देते हैं और उसके हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन करना है जो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। उसके अलावा कैनेडी थ्योरी वहीं पे ख़त्म नहीं होगी। एक बार लेसीज थ्योरी बताने के बाद हम कैनेडीज थ्योरी पे फिर से आएंगे और लेसी और कैनेडी को हम कंपेयर करेंगे, तो वहीं पे हमारी और फर्दर थ्योरी भी इंक्लूड होती जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, डिज़ाइन स्टेप्स। पहले आप ये बताइए कि कैनेडी ने इफ़ेक्टिवली कितनी इक्वेशंस हमको प्रोवाइड करी फॉर द डिज़ाइन पर्पसेस। इफ़ेक्टिवली कितनी इक्वेशन है? इक्वेशन एक ही है, आप दो नहीं कह देना, दो नहीं है, एक ही है। दो कह रहे हो तो थोड़ा ध्यान से सोचो क्या बोल रहे हो। अगर एक है, मतलब अगर दो बोल रहे हो तो वो तो m की वैल्यू तो 1 या 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 रखना, वो तो वही बात हो गई। तो टेक्निकली स्पीकिंग कैनेडी प्रोवाइडेड जस्ट वन इक्वेशन, but in order to design a canal we need actually 3 equations. Why? Because there are 3 variables. What are those 3 variables? The variables which are there are these. What are those variables? The variables are these. One is the base width b if you are considering a trapezoidal canal. There is this depth of flow. There is this depth of flow, that is also a variable, isn't it? ये जो पूरा आपका पानी भरा हुआ है तो ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये भी वेरिएबल है, और डेप्थ ऑफ फ्लो d, डेप्थ ऑफ फ्लो वेरिएबल है। उसके साथ साथ ये जो बेड का स्लोप होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बेड का स्लोप s, वो भी एक वेरिएबल है। ये तीनों वेरिएबल होते हैं, b होता है, d होता है, s होता है। इक्वेशन कितनी हमारे पास? एक है। इसका मतलब ये मेथोडोलॉजी कैसी होगी? ये हिट एंड ट्रायल वाली होगी, कर करके देखो, इटरेटिव वाली मेथोडोलॉजी होगी। हमारे पास जो गिवन होता है सवाल को करने से पहले, वो यूजुअली गिवन होता है डिस्चार्ज एंड द m वैल्यू गिवन बाय, देखो डिस्चार्ज तो हम बताएंगे, हमने पिछले चैप्टर में समझ लिया कि हर क्रॉप के लिए क्या क्या नीड है, डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब हम समझ गए, ठीक बात है कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मालूम है कि हमें कितना डिस्चार्ज उस कैनाल में डिज़ाइन पास करवाना है, और m का वैल्यू जो कैनेडी ने टेबल में दिया है वो है। तो ये चीज़ें हमें पहले से गिवन होंगी।
अब हमें यहाँ से हमारा एनालिसिस करना है। तो अब स्टेप 1, अब स्टेप्स देखते जाइए। स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे फर्स्ट ट्रायल डेप्थ। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अज्यूम द फर्स्ट ट्रायल डेप्थ, ठीक है, या फिर ऐसा लिखते हैं अज्यूम अ ट्रायल डेप्थ, दैट वुड बी बेटर। अज्यूम अ ट्रायल डेप्थ डी, क्या पता ये डेप्थ में हमारा एक बार में आंसर आ जाए, ठीक है, तो जरूरी नहीं है फर्स्ट हो सकता है फर्स्ट एंड लास्ट हो। तो अज्यूम अ ट्रायल डेप्थ डी। अब कितनी ट्रायल डेप्थ अज्यूम करनी है, इसके लिए भी केनेडी ने हमें एक छोटा सा टेबल बना करके दे दिया है ताकि हमारी हेल्प हो सके, टेबल ऐसा है दोस्तों, देखो, based upon the discharge in QMEC, the depth value in meter is proposed. He has proposed it. If you want, you can use it. If you want, I am saying. If you don't want, you don't have to use it actually. Why? Because this will help you in reducing the number of steps, number of iterations. अगर आप इसको टेबल को यूज़ करोगे तो शायद आपका 2 या 3 इटरेशन में आंसर आ जाए। अगर आप इस टेबल को यूज़ नहीं करोगे तो शायद नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ेंगे, लेकिन आंसर फिर भी आएगा आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए डिस्चार्ज 0 से 20 क्यूमेक के बीच में है तो केनेडी कहता है पहली ट्रायल डेप्थ ले लो 1 मीटर, आपका आंसर 1 मीटर के आसपास भटकेगा। 20 से लेकर के 40 क्यूमेक है तो आप ले सकते हो 2 मीटर। अगर मान लीजिए 40 से लेकर के 80 क्यूमेक है तो आप ले सकते हो 2.5 मीटर। 80 से लेकर के 100 के बीच में है तो आप ले सकते हो 3 मीटर। 100 से भी ज़्यादा है तो आप ले सकते हो 3.5 मीटर। तो ये इंडिकेटिव वैल्यूज़ हैं, दीज आर नॉट दोज वैल्यूज़ कि यहाँ से आंसर आ ही जाएगा, लेकिन ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी मदद से आपका आंसर रिलेटिवली कम स्टेप्स में आएगा। एक अंदाज़ा होना चाहिए ना कि पहली कहाँ से शुरुआत की जाए, यहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि शुरुआत कैसे की जाए, तो शुरुआत ऐसे की जाए। तो पहली ट्रायल डेप्थ अज्यूम कर ली हमने। पहली ट्रायल डेप्थ अज्यूम करने के बाद स्टेप 2, फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी। फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी। इन जनरल लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि m की वैल्यू दी है तो मैं हर जगह VCR डैश लिखूंगा, ये जनरल वाला फॉर्म है। VCR डैश इज 0.55 m d to the power 0.64। अपने आप m का वैल्यू अगर 1 होगा तो VCR बुक कह दोगे, ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। तो VCR डैश आप निकाल लिए, क्यों? क्योंकि आपने d अज्यूम कर लिया, आपको m दे रखा है। अगर ये पता चल गया है तो स्टेप 3 पे आइए। स्टेप 3 है फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाउ वुड यू फाइंड? वेरी सिंपल, find the cross sectional area। A is equal to Q by VCR dash, Q by VCR dash, that is the cross sectional area, isn't it? अब ये cross sectional area तो मिल गई, लेकिन cross section कैसा हो, that is the point, right? अभी आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो मिल गया हमको cross sectional area, लेकिन cross section कैसा हो, इसके बारे में भी केनेडी ने कुछ बोला। केनेडी ने कहा assume the section to be trapezoidal, assume the section to be cross section मतलब to be trapezoidal with half horizontal is to 1 vertical side slopes, with half horizontal is to 1 vertical side slopes, ठीक है। ऊपर तक आता है ना, पूरा आता है ना ऊपर तक, कटता तो नहीं है। तो with half horizontal is to 1 vertical side slopes, तो assume the section to be trapezoidal with half horizontal is to 1 vertical side slope। ये वही साइड स्लोप है जो अपर बारी दोआब कैनाल का है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज द सेम साइड स्लोप विच इज ऑफ अपर बारी दोआब कैनाल, एंड सिंस ही डिड ऑल द टेस्टिंग इन दैट कैनाल he directly recommended the dimensions of that particular canal. So when we do that, so this is half horizontal is to 1 vertical, and there is this water depth, right, and the depth of water is D, ठीक है। So this is the base width B, this is the base width B, and the side slope is half horizontal is to 1 vertical, and this is half horizontal is to 1 vertical, तो ये D हो गया। अगर ये D हुआ तो ये आधा है ना हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल पे, तो ये कितना हो गया, ये D/2 हो गया, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पर भी ये हो गया हमारा D/2, और ये तो D है ही, ठीक बात है।
ये है हमारा डी, ये पहले ही लिखा हुआ है, रहने दो उसको। ठीक है, तो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कैसे लिखेंगे? आप क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे, आपका एक रेक्टेंगल है और दो साइड में ट्राइंगल्स हैं, बीच में एक रेक्टेंगल है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये वाला, ये, और बीच में दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, बीच में दो ट्राइंगल कौन से? एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है। ठीक, तो ठीक है, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू डी प्लस 2 इंटू हाफ इंटू डी बाई 2। एंड देयरफॉर एरिया का जनरल फॉर्मूला जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2। जब भी कैनेडीज थ्योरी बोला जाए आप एरिया डायरेक्टली लिख देंगे बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा स्टेप 4 में, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं बी। स्टेप 4 में आपको क्या मिल गया? बी। क्यों? क्योंकि एरिया तो अपने को पहले ही मिल गया था, एरिया तो हमको पहले ही मिल चुका था, और एरिया पहले ही मिल गया, और ये जो डेप्थ है वो हमने अज्यूम कर लिया था पहले ही, है ना, तो ये बी यहाँ पे हमने निकाल दिया, तो फाइंड बी हो गया। ठीक, उसके बाद स्टेप 5 पे आइए। स्टेप 5 पे फाइंड द वेटेड पेरीमीटर, फाइंड द वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर निकालना है। वेटेड पेरीमीटर यानी कि हमारे को ये लेंथ चाहिए, जो तो बी तो है ही, मतलब दिस लेंथ, ये वाली लेंथ प्लस जो गीली हुई लेंथ है, ये वाली लेंथ, और यहाँ तक के ये वाली लेंथ, ये, तो ये बी तो है ही, और साथ ही साथ ये वाली लेंथ है। ये कितनी लेंथ है ये? सो हाउ मच इज दिस लेंथ? ये दिस वन, सो फ्रॉम हियर टिल हियर, ये वाली। तो हाउ मच इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज d√5/2, isn't it? Because this is root over d square plus d square by 4, है ना। तो ये हो जाएगा d√5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा d√5/2, और ऐसी दो हैं, इधर भी उधर भी, तो d√5 हो जाएगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा b प्लस d√5। तो वेटेड पेरीमीटर निकाल लिया हमने। वेटेड पेरीमीटर और वेटेड एरिया से हम आएंगे स्टेप नंबर 6 पे। स्टेप नंबर 6 पे आएंगे। स्टेप 6 में आप निकाल लेंगे हाइड्रोलिक रेडियस। फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस, फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस। ये हाइड्रोलिक रेडियस कुछ नहीं है, सिंपली वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर होता है, तो वो आप निकाल लेंगे। यहाँ से उसकी वैल्यू मिल गई, हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू मिल गई। स्टेप 7 पे आइए। स्टेप 7 पे आप क्या करेंगे? फाइंड द एक्चुअल मीन velocity, find the actual mean velocity by which formula? By Chazy's formula। ये ओपन चैनल फ्लो का जो मीन वेलोसिटी है वो हम या तो मैनिंग्स फार्मूला से निकाल सकते हैं या तो चेजी से निकाल सकते हैं। कैनेडी ने अपनी थ्योरी में रिकमेंड किसे किया? चेजी को किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी थ्योरी में चेजी की दी हुई वैल्यू ज़्यादा सही बैठ रही हो इन कंपैरिजन टू मैनिंग्स। इसी कारण अगर आपको एक्चुअल मीन वेलोसिटी कैनेडीज थ्योरी में निकालना है तो आपको यूज़ करना होगा चेजीज इक्वेशन। चेजीज इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू c अंडर रूट ऑफ आर एस। दिस इक्वेशन वी ऑल नो, राइट? v इज इक्वल टू c अंडर रूट आर एस। v क्या होता है? v होता है एवरेज या फिर मीन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किस यूनिट में मिलता है? ये यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। c क्या होता है? c होता है कटर्स रुगोसिटी कोएफिशिएंट, ऑल्सो कॉल्ड एज चेजीज कांस्टेंट। ये कटर्स रुगोसिटी कोएफिशिएंट होता है, इसको चेजीज कांस्टेंट भी कह देते हैं। कटर ने दिया था ये, इसको चेजीज कांस्टेंट भी कह देते हैं। ठीक है, आर जो है हाइड्रोलिक रेडियस है और एस जो है वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, दैट इज अवर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप या फिर बेड स्लोप। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप या फिर बेड स्लोप जो मैंने आपको 3D में बना के दिखाया था ना, ये वो चीज़ है। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? बात समझिए, हमने तो एक वेलोसिटी यहाँ पे निकाल ही ली, यहाँ पे हमने एक वेलोसिटी निकाल ली कि भाई VCR डैश इतनी आ रही है और V भाई इतनी आ रही है, तो ये दो दो वेलोसिटी निकाल के क्या बताना चाह रहे हैं? बात समझिए, अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली व्हाट दीज टू वेलोसिटीज रिप्रेजेंट। VCR डैश रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी विच द कैनाल the water should have, simply the water should have, you understand? जो होना चाहिए, VCR डैश वो वेलोसिटी है जो होनी चाहिए, तब जाकर के हमें एक रेजीम सेक्शन दिखाई पड़ेगा।
मतलब जिसमें सिल्टिंग भी नहीं होगी, स्काउरिंग भी नहीं होगी। V क्या है? बेस्ड अपॉन योर कैलकुलेशंस ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड योर बेड स्लोप एंड एवरीथिंग, बेस्ड अपॉन द C वैल्यू एंड ऑल, V वो वेलोसिटी है विच द वाटर हैज़, ये वो वेलोसिटी है जो वाटर रख रहा है, अपने पास है, उसके पास। ये वो है जो है, ऊपर वाली वो है जो होनी चाहिए। सो ये है एक्चुअल मीन वेलोसिटी, ये है वो मीन वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंपेयर देम बोथ. What we are going to do in this particular next step, that is step 8, we are going to, I'll just put that in a note, okay, because this is not the part of theory, just put that in the note. You have to understand it, right, that this is going on. So what is step 8? Step 8 is after finding this actual mean velocity, compare what? Compare VCR dash and V. VCR dash and V. You have to compare, आपको compare करना है। अगर कैनेडी ने बोला कि ये वेलोसिटी होनी चाहिए और चेजी कहता है कि भैया यही वेलोसिटी है, यही 6 वेलोसिटी, तो ऐसे में जो हमारा सेक्शन डिज़ाइन हुआ है, जो हमारा डेप्थ निकला है, जो हमारा बी निकला है, डेप्थ लिया है, बी लिया है, वो सब बढ़िया है। अब हो गया हमारा एक ही बार में डिज़ाइन। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्क्रिपेंसी आती है, तो भाई केस नंबर 1 यही है कि अगर VCR डैश और V दोनों बराबर हो जाए, मतलब जो चाहिए वो है आपके पास, जो चाहिए वो आपके पास है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो योर channel section is adopted. You will adopt this channel section, that's it. Obviously this is a good case. Now अब हो सकता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है ना, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आप इटरेशंस करेंगे। तो देखिए VCR डैश अगर ज़्यादा है V से, मतलब जो होना चाहिए वो ज़्यादा है, जो है वो कम है, जो होना चाहिए वो ज़्यादा है, जो है वो कम है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, जो होना चाहिए वो ज़्यादा है, जो है वो कम है। मतलब कहने का क्या है कि मान लो कि आपको 50,000 रुपये चाहिए और आपके पास हैं 40,000 रुपये। अगर दो ऑप्शन बनते हैं, या तो आप कहीं से 10,000 रुपये कमाइए और 50,000 रुपये पहुँचाइए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि अपने खर्चों के कटौती करिए और अपने खर्चों को ही 40,000 तक लाइए। हो सकता है कि नहीं? दोनों चीज़ें पॉसिबल है, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, राइट। सो यहाँ पे हम हमारे इटरेशन के जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से समझिए कि यहाँ पे क्या करना बेहतर होगा। यहाँ पे हमारे खर्चों के कटौती करना सही रहेगा। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था? ट्रायल डेप्थ ली थी हमने d मीटर, ट्रायल डेप्थ ली हमने d मीटर, तो हमें क्या करना होगा? हमें हमारी ट्रायल डेप्थ को ही अगली बार कम थोड़ी अज्यूम करना पड़ेगा। वी हैव टू अज्यूम अवर ट्रायल डेप्थ एज लेसर नाउ, so that our VCR dash will come out to be lesser. VCR dash will come out to be lesser, and therefore maybe it will now match up with V. Maybe it will now match up with me, V. So what we are going to do as per our design steps, we are going to follow those steps again and again, and as per these design steps, we'll assume a lesser value of D. Assume a lesser value of D. So choose a convenient value and do that iteration now. थर्ड थिंग, अगर आपको जो चाहिए वो है कम और जो है वो है ज़्यादा, जो चाहिए मतलब वो है कम और जो है वो है ज़्यादा, तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे? अब हम देखिए, बात समझिए, नेक्स्ट इटरेशन में हम D की थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक अ हायर वैल्यू ऑफ D. When we are going to take a higher value of D, VCR dash will be more, and maybe in this particular iteration, VCR dash may match up with V, and therefore when VCR dash will be less than V, we'll be assuming a higher value of D. Assume a higher value of D, and we'll continue this iterations until and unless VCR dash comes out to be not exactly equal, you can state nearly equal to V. बात समझिए, ये डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन में ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट लेके आओ। मतलब अगर मान लो VCR डैश 0.583 मीटर पर सेकंड है, तो V भी आ जाए 0.583, चलता है। 2-4-5% अगर इधर उधर भी रहेगा तो भी काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन वाला एस्पेक्ट है।
तो इसमें 2-4-5% कम ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है. Anyhow, so this is how we will design. These are the steps now. Now understand that to find out this actual mean velocity, you need to have this value of c and this value of the longitudinal or the bed slope. आपके पास longitudinal या bed slope होना चाहिए और आपके पास c का value होना चाहिए. So how would you design, how would you find out this value of v is by the value of c and s. So write down these after that 2 points in note. अगर s वैल्यू नहीं दी जाती, if s is not given initially, if s is not provided, if s is not provided, Kennedy had recommended it can be assumed between 1 in 2000 to 1 in 5000. From where he has given this 1 in 2000 to 1 in 5000? He has given this by again experimenting on the upper Bari Doab region, Doab canal. So if S is not provided, it can be assumed between 1 in 2000 to 1 in 5000. ये assume किया जा सकता है, ठीक. इसके बाद दूसरा नोट, अगर C की वैल्यू नहीं दी गई तो C वैल्यू जो कि है चेजीज कांस्टेंट can be found out by Cutter's formula. इसी कारण इसको कटर्स रुगोसिटी कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, क्योंकि कटर्स फार्मूला हेल्प्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c. नाउ व्हाट इज दिस कटर्स फार्मूला? c इज इक्वल टू 23 प्लस 1 बाय n प्लस 0.00155 बाय s डिवाइडेड बाय 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 बाय s इंटू n बाय रूट ओवर r. ये यहाँ से c का वैल्यू निकाला जा सकता है, क्योंकि आपको तो सारी वैल्यूज़ पता है. आपने s तो यहाँ से अज्यूम कर ही लिया होगा. n क्या है? n हमारा वही है मैनिंग्स n. n इज़ नथिंग बट मैनिंग्स n. वो मैनिंग्स कांस्टेंट या मैनिंग्स n जो बोलते हैं, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, ये वही चीज़ है. रफनेस बोलिए, रुगोसिटी बोलिए, एक ही चीज़ होता है, ठीक है. तो c का वैल्यू क्या हो गया? c का वैल्यू हो गया 23 प्लस 1 बाय n प्लस 0.00155 बाय s डिवाइड बाय 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 बाय s इंटू n बाय अंडर रूट ऑफ r. तो आपको ये फार्मूला याद रखना है. और एसएससी में क्या होता है कि इसी फार्मूले को ही क्वेश्चन बना देते हैं, विच वन ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स कटर फार्मूला. ये इजी से सवाल बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है. सो दीज आर द स्टेप्स. सो लेट अस नाउ राइट डाउन दीज स्टेप्स. तो पहले आप यहाँ पे लेके आइए लेफ्ट में. लेफ्ट में अभी तक कहाँ पे था? वहीं था ना अभी तक. यहाँ पे लाइए, लेफ्ट आ गया पूरा. स्टार्टिंग से आ रहा है, स्टार्टिंग से आ रहा है. कहाँ तक आ रहा है? लाइन तक आ रहा है. ये वाली लाइन तक आ रहा है ना, ठीक है. तो यहाँ तक दिख जाए, लिख लेंगे लोग, ठीक. इसके बाद फिर इस लाइन से आखिरी तक ले आइए. इस लाइन से आखिरी तक, आखिरी तक आ रहा है जहाँ तक लिखा है. आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ तक लिख लेंगे. चलो बढ़िया बढ़िया, जोरदार. नाउ बिफोर द नेक्स्ट सेशन आप कैनेडीज थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे. कैनेडीज थ्योरी पे बेस्ड है, डिज़ाइन पे. पेज नंबर 108 ऑफ योर वर्कबुक, क्वेश्चन नंबर 20. ट्राई टू डू दैट. विल स्टार्ट विथ हियर in the next session. Thank you so much.